बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिर और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। आज हफ्ते का पहला रोज़ है और आपको यकीनन ऑफिसेज़ में जाना पड़ा होगा और घरों से निकलना पड़ा होगा, तो मुश्किल तो लगता है, लेकिन जब हफ्ते का आगाज़ होता है तो काम भी तो करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही काम करना ज़रूरी है। और फिर आज तो बच्चे स्कूल और कॉलेजेस भी जा रहे हैं और 10वीं 12वीं जो है वो अब स्कूल और कॉलेजेस का रुख कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा इशाल, मुझे बताओ, एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा, इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या हो सकती है आज के मौजूदा दौर की हम बात करें? अच्छा, ये डेली बेसिस पे मुझे कसौटी पे क्यों रखा हुआ होता है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अंदाजा मैं चेक कर रहा हूँ कि ना तुम कितना, मतलब कि तुम्हारा दिमाग किधर तक पहुँच रहा है। कितनी उम्र कितनी हो सकती है इंसान की मौजूदा दौर में? क्या हद हो सकती है कि इससे ज़्यादा तो उम्र नहीं हो सकती? मौजूदा दौर में हम देखें तो 70-80 मैक्सिमम, लेकिन इससे पहले 100 से अबव भी हुआ करती थी किसी दौर में। अच्छा, नहीं, हम पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की बात करें। पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम है, हम पूरी दुनिया की बात करें, थोड़ा सा बढ़ाओ। 90 नहीं, ये जी जरीदा है नेचर कम्युनिकेशन, इसके अंदर जो है एक तहकीक जो है सामने आई है। मुहक्किकीन कहते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा भी देख लेना कि बहुत ज़्यादा जी इससे ज़्यादा उम्र नहीं हो सकती, तो 150 साल से ऊपर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। वैसे तो उन्होंने ये लिखा है कि ज़िंदगी मौत का हमें नहीं पता, इल्म नहीं है, हम कोई ठीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है वो ये है हमारी तहकीक के मुताबिक कि 150 साल 150 साल मतलब गुजारा कर सकती है। लेकिन अब मुझे बताएं, कोई ऐसा उनके सामने आया भी कि जो अभी तक 150 साल उन्होंने किया क्या? उन्होंने चेक क्या किया? उन्होंने हज़ारों लोगों के ऊपर ये टेस्ट किए। लोगों के जो कदम है, मतलब के स्टेप्स हैं, उनको चेक किया गया कि ये शख्स इस तरह से स्टेप लेता है, इसकी बॉडी इतना अरसा जो है वो काम कर सकती है। अच्छा। कि आपकी बॉडी जो है वो काम करना किस हद तक छोड़ जाएगी। तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि 150 साल है। अब सबसे ज़्यादा उम्र क्या है? फिर उन्होंने ये भी देखा 1997 में एक खातून जो है, फ्रेंच खातून, 122 साल की उम्र में जो है इंतकाल कर गई थी। और मौजूदा दौर में कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा किसी भी शख्स की उम्र थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम साइंस की मदद से बेहतरी आएगी, क्योंकि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो 150 साल से ऊपर भी जा सकती है अगर लोगों को सहूलियात ज़्यादा मिल रही होंगी और फिर उनकी बॉडी बेहतर तरीके से। अच्छा, मैं इस जरीदे को फॉलो करूंगी ताकि मैं जान सकूं कि वो कौन से फुट स्टेप्स हैं या किस अंदाज में वो रखने हैं ताकि उम्र जो है वो बढ़ जाए, तकरीबन 150 साल तक तो मैं जी सकूं। तो इसके लिए खून के खलियात भी हैं, उनको भी उन्होंने साथ चेक किया। बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक की हैं, जिसमें से मैंने एक चीज़ बताई है, वो कहते हैं कि DNA जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है वक्त के साथ साथ। और 125 साल हयात कोई भी नहीं है कि आप ताउम्र जिंदा रह सकें, लेकिन ये कि जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके, लेकिन लंबी उम्र हो सकती है। लेकिन अगर हम जितनी देर जिंदा रहें उसको भरपूर जिए तो क्या ही बात है। आपको ये लगेगा कि हजारों साल शायद हम जी लिए हैं, तो जितने दिन हम लोगों के हैं उतने दिन हमें भरपूर जिंदगी जीनी चाहिए। हफ्ते का पहला दिन है, भरपूर जिंदगी जीना हफ्ते के पहले दिन से शुरू कर दें। आज ही अपनी सोच बदलें और भरपूर अंदाज में जिएं, लेकिन एहतियात के साथ। कोरोना की बात करेंगे, आपको कोरोना के बारे में बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह केसेस जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, शरह मुस्बत केसेस की नीचे आ रही है। अगर गुज़श्ता 24 घंटों की देखें तो NCOC के मुताबिक 4.05% जो है मुस्बत केसेस की शरह रही है। और हुकूमत की जो जंग है और ये जो कामयाब पॉलिसी है कोरोना के खिलाफ, उसके समराज जो हैं इशाल आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सामने आ रहे हैं। और मुल्क भर में केसेस की शरह में मुसलसल, जैसे हमजा कह रहे हैं, कमी आ रही है, जबकि कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी कामयाबी से जारी है। और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने ट्वीट में ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक रोज़ में तकरीबन उन्होंने बताया कि 3,83,000 से ज़ायद वैक्सीन हमजा लगाई। हाँ जी, बिल्कुल, डोजेज़ लगाई गई हैं और अब तक 70 लाख से ज़ायद वैक्सीन जो है वो लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की तादाद में भी अब वो देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। उसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि अब 19 साल से ऊपर तक मतलब तमाम अफराद जो हैं वो रजिस्टर करवा के 30 से ऊपर वाले तो वॉक इन वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो अब हमने वो भी बढ़ा दिया है कि जो एज ग्रुप्स हैं उनको सबको शामिल कर लिया है। लेकिन लोग अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मान रहे हैं देख के कि जी अच्छा उसने लगवाई थी वो ठीक है, हम भी लगवा लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है।
और पता है जब आपका कोई हमसाया लगवा कर आता है, आपका कोई फैमिली मेंबर लगवा कर आता है, तो आपको आकर बताते हैं, आप मोटिवेट होते हैं। तो जो लगवा रहे हैं लोग वो दूसरों को लाजमी तौर पे बताएं ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों और जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि वबा में कमी के बाद पंजाब हुकूमत ने अहम ऐलानात किए हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया था कि इस वक्त लाहौर में कोरोना वबा की शरह जो है वो सबकी काविशों के बाद, मतलब सबकी काविशों के बाद बेहतर हुई है। SOPs फॉलो किए गए हैं, उन पर अमल दरामद हुआ है और काफ़ी उसके फ़वाइद सामने आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि अपोजिशन में हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अदवार खोल रहे हैं और नहीं, उन्होंने कहा कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम इदारे खोल सकते हैं। अच्छा। कुछ हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें हम खोल सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए, स्विमिंग पूल्स की बात कर ली जाए, खोलने की इजाज़त दे दी गई है। सिनेमा और थिएटर्स जो हैं वो फ़िलहाल बंद हैं, उसके ऊपर भी फैसला करना अभी हमें बाकी है। तमाम कमर्शियल जो नकलो हरकत है उस पर वो 8 बजे वाली जो पाबंदी है वो अभी तक बरकरार है, लेकिन सिचुएशन कुछ बेहतर होती जा रही है। 1.5 की अगर बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम देख रहे हैं कि वैक्सीन से मुतालिक भी उनका कहना था कि वैक्सीन लगवाएं तो 4 माह में हम इस पर मतलब काबू पा लेंगे, वबा जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और इस वक्त भी हम देखें वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवा रहे हैं, SOPs को फॉलो कर रहे हैं, पाबंदियाँ लगाई गई थी, उन्हीं की बदौलत हम एहतियात कर रहे हैं। ये तमाम जो मुहर्रकात हैं ये मिलकर ही कार फरमाएं इस हवाले से कि केसेस इस वक्त कम हो रहे हैं। अगर हम देखें मज़ीद एहतियात करें तो मज़ीद भी केसेस कम होंगे और हम बहुत जल्द हर्ड इम्यूनिटी भी हासिल कर लेंगे। फिर हम लोगों के ऊपर से जो पाबंदियां हैं वो भी छट जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, अब हम देख रहे हैं कि केसेस जो है मुसलसल कम होते जा रहे हैं। 4.05% गुज़श्ता 24 घंटों की मुस्बत जो है केसेस की शरह है। क्या देख रहे हैं, जो सख्तियाँ की गई थी उसका अब हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लोग अब कुछ रिलैक्स्ड हम देख रहे हो रहे हैं। क्या हमें अभी रिलैक्स होना है या पाबंदियाँ हमने तो वैसे ही रखनी है ज़ाती ज़िंदगी में? वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम में। और ये अच्छी खबरें आज आई हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की जो मुल्की सतह पे पॉजिटिविटी रेट है वो कम हुआ है। और मेरा अपना ख्याल है, और केसेस भी कम हुए हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं हुई, केसेस भी कम हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। हाँ जी। तो उसका फ़ायदा ये है, और मेरा अपना ख्याल है ये उसका नतीजा है जो ईद तक गवर्नमेंट ने सख्ती के साथ SOPs पर अमल करवाया है। और ये बहुत बड़ी बात है और बड़े अच्छे तरीके से कराया, और ये हम उसका समर इस वक्त हम से हासिल कर रहे हैं। क्या ये ट्रेंड कायम रहेगा अगले हफ्तों में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय है अगर हम थोड़ी बहुत एहतियात रखें साथ, तो हम जो सीजनैलिटी है कोरोना वायरस की, और अगर आपको याद हो पिछले साल भी जून के अंदर हम पीक पे आ गए थे और उसके बाद केसेस कम होने शुरू हो गए थे, तो शायद हमें वो फ़ायदा भी मिले। उसके साथ वैक्सीनेशन में इजाफा काफ़ी हो रहा है, और ये एक दूसरी खुशाइंद बात है कि एक तो हमें मौसम मदद करेगा चंद माह तक, और उसके साथ हमारे साथ वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी। जो ख़तरा है इस वक्त वो वेरिएंट से है, जो आप हमारे हमसाया मुल्क से इंडिया वेरिएंट है और दूसरे वेरिएंट है। क्या अगर वो खुदा न खास्ता वो इस जो नीचे आएंगे, जो अगर नॉर्मल सिचुएशन रहे तो ये केसेस नीचे आएंगे चंद माह तक, उसको हम कायम रख सकते हैं या नहीं? तो मेरी एडवाइस यही है कि लोग एहतियात अभी रखें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो हम बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे अगर हमारी जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की वही रहती है। दूसरी जानब आपने एक डर, एक खदशे का इजहार कर दिया कि जो दूसरे दीगर वेरिएंट आ रहे हैं उनसे हमें ख़तरा है। किस हद तक हमें ख़तरा है, और क्या हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में कोई दूसरे डिफरेंट जो वेरिएंट की बात हो रही है उनकी मौजूदगी, उनके अभी तक कोई सामने आ सके हैं केसेस? जी हाँ, देखिए हर्ड इम्यूनिटी तो अभी हम उसके करीब नहीं हैं, क्योंकि आज तक हमने 50 लाख, जो बड़ा नंबर है अगर हम देखा जाए, वो वैक्सीनेशंस की हैं, लेकिन हर शख्स को तकरीबन 2 चाहिए, तो इसका मतलब है तकरीबन 25 लाख लोग महफूज हुए हैं। और पाकिस्तान की आबादी का तनासर देखें तो 1-2% लोग अभी वैक्सीनेटेड हुए हैं। तो अभी हमें वो 70%, 80% तक जाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। लेकिन पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त कुदरती तौर पर हमें फ़ायदा होगा कि कोरोना के केसेस मौसम की वजह से कुछ कम होंगे, और जब वो कम हो रहे हैं उसके साथ हमें वैक्सीनेशन की हमारी रफ्तार बढ़ रही है, तो ये हमें हेल्प करेगा कि हम इस मौके के अंदर अगले चंद माह के अंदर जो हमारा मोस्ट वनरेबल ग्रुप्स है
वो जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा शरह मौत होती हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर लें मैक्सिमम, यंगर को भी करें और लेकिन उनको ज़्यादा ज़ोर से करें, तो ये हमें बड़ा फ़ायदा होगा अगर हमने ये एहतियातें की। जो वेरिएंट्स हैं वो देखिए, जो इंडिया का वेरिएंट है जिसे B1667 कहते हैं, ये कोई तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक में ऑलरेडी फैल चुका है और ये देखा गया है कि ये यूके वेरिएंट्स की तरह तेज़ी से फैलता है और एक्चुअली बाज़ जगहों पे इसने यूके वेरिएंट जो हम समझते थे कि बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि उसने पिछले जो नमूने थे कोरोना के उनको ख़त्म करके खुद आ गया था, ये उसको भी धकेल रहा है। तो ये हमारे लिए ज़रा ख़तरे की बात है। और इंडिया की भी जो सर्ज आई थी, जो केसेस आए थे उनके वो ये जो सेकंड वेव के अंदर, उसकी बुनियादी वजह उनका ये वेरिएंट, नया वेरिएंट था। तो हमें एहतियात की ज़रूरत है, उस पर नज़र रखें। मौसम और वैक्सीनेशन हमें मदद करेंगी, लेकिन उसके साथ अगर हमने एहतियात छोड़ दी और ये समझा कि ये हम आउटब्रेक से निकल आए हैं या पैंडेमिक ख़त्म हो गई है, तो ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इसके केसेस ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो जब नीचे आ रहे हो तो ये ना समझिए कि हमारी जान छूट गई है, लेकिन अगर हम ये काम करते रहे तो इंशाल्लाह साल के आखिर तक शायद हम इससे जान बचा सकें। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं जिस तरह से वेरिएंट्स की, अब तो वियतनाम के वेरिएंट की भी बात हो रही है जिसको कहा जा रहा है कि वो इन दोनों से ज़्यादा सख्त है। वो भारतीय वेरिएंट का और यूके वेरिएंट का कोई इम्तजाज है, इन दोनों को मिला के कुछ ऐसा वेरिएंट बन गया कि वो ख़तरनाक है। वहाँ पर भी अब सख्त पाबंदियाँ 10 रोज़ के लिए तो लगा दी गई हैं, लॉकडाउन किया गया है। अब ये सर बताइएगा, हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, हमें वक्त तो लगेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए जब खुला था उसमें भी इतने ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन खुद को नहीं लगवाई थी। हमें अब ये भी पता है कि कौन लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, हमारे पास डेटा मौजूद है नादरा के पास। हम क्या कर सकते हैं? कैसे लोगों को कहा जा सकता है कि आप लगवाएं? उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं, उनके लिए कुछ सख्तियां कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या करना है? जी, गवर्नमेंट को एक तो ये करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया कि उसने 19 साल तक वैक्सीनेशन खोल दिया है। और मैं तो चाहूँगा कि इवेंचुअली जिस तरह बाहर हो रहा है, 12 साल से ऊपर के बच्चे भी को भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ हमें फोकस, जो गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए, वो 50 साल से बड़ी उम्र के लोगों को होना चाहिए। छोटी उम्र के लोगों में सर्वाइवल ज़्यादा है, बड़ी उम्र आपकी जो होती है तो आप में शरह मौत बढ़ जाती है। तो हमें पहले उस ग्रुप को सिक्योर करना है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को 2-3 काम करने चाहिए। और उसमें नंबर 1 तो ये है कि गवर्नमेंट अपनी जो उसके मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजमीन, उसके लिए वैक्सीनेशन लाजमी करनी चाहिए। और इस तरह जो दूसरे अदारे हैं और जो भी सरकारी काम है कि अगर आप इम्तहान देना चाहते हैं, आप कोई मुकाबले का इम्तहान देना चाहते हैं, तो जी वैक्सीनेशन करवा के लाएं। क्यों? उससे आप वो इम्तहान देते हुए बाकियों को भी महफूज रख सकेंगे। तो इम्तहानों के लिए टीचरों के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी लेट किया है, ये बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था। तो इस तरह जो गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं, और वो आपको मालूम ही है कि लाखों की तादाद में लोग गवर्नमेंट के अपने इदारों में फेडरल और प्रोविंशियल में करते हैं, तो इनको अगर इनके लिए लाजमी करार दे दिया जाए तो फिर मेरे ख्याल से आम लोगों के अंदर भी ये होगा, इसका असर पड़ेगा। और दूसरी बात है कि देखिए, मोस्टली लोग जो गवर्नमेंट के इदारों में होते हैं, ज़्यादा लोग 40-50 से ऊपर होते हैं जो वनरेबल ग्रुप है, तो एक तो उनकी भी जान बचेगी, और क्योंकि दफ्तरों में काम करते हैं तो दूसरे लोग साथ होते हैं बैठे हुए, तो उनको एक इज्तमाही तौर पे आप ख़तरे में अपनी जान को बचा सकेंगे। तो इसी तरह मेरे ख्याल से जो कमर्शियल अदारे हैं, और मेरा ख्याल है कुछ ने करना भी शुरू कर दिया है, तो उनको भी ये आहिस्ता आहिस्ता ये शर्तें लगानी पड़ेगी, तभी हम वैक्सीनेशन के, याद रखिए कि 70 से 80% आबादी को हमने करना है। अभी तक हम 1-1.5% आबादी तक ही पहुँचे हैं। ठीक है डॉक्टर जवाद अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान सब कर रहे थे। तो वैक्सीन वैसे तो गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके लिए, वैक्सीन जो है अवेलेबल करवा रही है, हम जो है प्रोक्योर कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे हमारी हुकूमत लेके आ रही है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि जाके खुद लगवाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाकई बात दुरुस्त है, जो लोग नहीं लगवाएंगे उनके लिए कुछ सख्तियाँ करनी भी चाहिए ताकि वो लाजमी तौर पर लगवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीनेशन जो है उसका अमल तेज़ हुआ है, कोरोना केसेस में कमी उसी तरह से होती जा रही है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर आप घर पे रुकेंगे नहीं, आप जल्द से जल्द जाके, और अब तो 30 ईयर्स तक के लोगों के लिए वॉक इन हो चुकी है, तो आपको मुश्किल नहीं है, आपको कोड सेंड नहीं करना, या फिर आपको कोड के आने का वेट नहीं करना, आपको ID कार्ड सेंड का नंबर सेंड नहीं करना, जिससे सिर्फ ID कार्ड लेकर जाना है और जाकर आपने फ़ौरन से पहले वैक्सीनेट हो जाना है। तमाम सेंटर्स जो हैं वो आपके लिए खुले हैं, सहूलियात तमाम में एक जैसी दस्तयाब
हैं, फिर आप वेट ना कीजिए और जाइए वैक्सीनेट हो जाइए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और आगे बढ़ेंगे, मुल्क में एक तरफ तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरी जानिब जो सियासी पारा है वो भी हम देख रहे हैं कि फिर से हाई हो रहा है। दो बड़ी जमातों की हिमायत से महरूम अपोजिशन इत्तेहाद PDM एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है ना पर तोल रहा है, और इस्लामाबाद में बैठक हुई, जुलाई से मुल्क भर में जलसे और एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान भी कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब आप देखें ना तो मुआशी कामयाबियों के गीत गाती हुकूमत जो है वो हैरान भी है कि अपोजिशन आखिर किस बात का एहतजाज करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता हम देखें तो रोज़ आवाम से मुखातिब होते हुए अपोजिशन को आड़े हाथों लिया था। उनका कहना था कि अपोजिशन का मकसद सिर्फ ये अपनी ज़ात तक महदूद है। अपोजिशन समझ ही नहीं रही थी कि हुकूमत मुआशी मुश्किलात से निकलेगी। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी सवाल किया है कि जब मईशत ऊपर जा रही है, आम आदमी की हालत बदल रही है जो कि हमें बदलते हुए नज़र नहीं आ रही, तो अपोजिशन एहतजाज कॉल क्यों दे रही है? हाँ जी, मतलब उन्होंने हैरानी का इजहार किया है कि क्यों कॉल दे रहे हैं जब हालात बेहतर हो रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ऐसी सियासत का फ़ायदा किसको होगा। ऐसे जो है इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद PDM से तो उतना ख़तरा नहीं है जितना PTI के अंदर से उठने वाली आवाज़ों से ख़तरा है। शाल आप देखें जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ का एक और ग्रुप जो है वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, वो PTI हम ख्याल ग्रुप है, बिल्कुल उसका नाम उन्होंने ये रखा है, जिसमें 15 से ज़ायद अरकान पंजाब असम्बली के बारे में बताया जा रहा है कि वो शामिल हैं। अब ये सूरत हाल है क्या, किससे ज़्यादा ख़तरा है मौजूदा हुकूमत को, बात करेंगे वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले PDM की बात कर लेते हैं। एक बार फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में आने का ऐलान कर दिया है, अपोजिशन ने वाकई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फैसला कर लिया और मार्च किया, तो फिर हुकूमत का लाएअमल क्या होगा? देखिए, बात यह है कि वो अपोजिशन का तो वो हिसाब हुआ है कि ये एक दूसरे की अपोजिशन बने हुए हैं, और अब ये भी पूछना पड़ेगा कि ये कौन सी PDM है, क्या ये PDM पार्लियामेंट है या PDM जलसा जुलूस है। और इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी शामिल है ना ENP शामिल है, तो हमें तो इनसे कोई इशू ही नहीं है ना, हम इनको अब कंसीडर करते हैं। देखें, मामला ये है कि अवाम के नाम के ऊपर इन्होंने ब्लैकमेलिंग का बाजार गर्म किया, इस्तीफों की धमकियां लगाई, इन्होंने अदम एतमाद की बात की, इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की बात की। जी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ये एक दूसरे को ही सिलेक्टेड करना शुरू हो गए, एक दूसरे पर ही इन्होंने अदम एतमाद शुरू कर दिया, और बल्कि जो है वो PDM से इस्तीफे खुद दे के निकल गई हैं कुछ पार्टियां। तो लिहाजा हमें इनसे कोई खौफ खतर नहीं है। हमारा फोकस जो है वो अवाम की खिदमत करना है। इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो है वो हमने कर दिया है, और रिकॉर्ड 11 माह के अंदर जो है वो हमने टैक्स कलेक्शन की है। अभी आज का दिन भी बाकी है, 4140 अरब रुपया जो है वो 11 माह के अंदर जमा हो चुका है। रिकॉर्ड टैक्स रिफंड्स 216 अरब रुपए के हमने जो है वो अदा किए हैं। और आप ये देखें, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है, हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, जो फार्मर है, जो किसान है, उसको 1100 अरब रुपया आजादी मिला है। खासतौर के ऊपर जो गंदम का किसान है 500 अरब रुपया उसे आजादी मिला है। तो हमारा फोकस है आवाम को रिलीफ देने के ऊपर, हमारा फोकस है मुल्क को मैशी तरक्की के ऊपर लेके जाने की तरफ। PDM क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इस पे हमारा कोई फोकस नहीं है। PDM करते रहे, ये जाने इनका काम। फारूक साहब, शहबाज शरीफ ने मुल्क के वसीतर मफाद में अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन का मशवरा दे दिया है, हुकूमत उनका ये मुतालिबा आखिर पूरा क्यों नहीं करती? देखें, बात यह है कि जहाँ तक रह गई बात मुल्की मफाद के मामलात की, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर अमन का मामला हो, उसके ऊपर जो है वो हम इनको ब्रीफिंग देने के लिए भी तैयार है। जहाँ तक रह गई बात जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, उसके ऊपर भी हम इनको जो है वो ब्रीफिंग देने को तैयार है। हमने तो बल्कि इनको कहा है कि पार्लियामेंट में जो 4 अमेंडमेंट्स का बिल टेबल हुआ है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असम्बली की, उसमें वो बिल मौजूद है, और EVM के देखे बगैर जो है उसकी ये मुखालफत कर रहे हैं। तो दुनिया में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, 20 से ज़ायद ममालिक में हो रही है, तो इसमें इसको देखने में क्या हर्ज है। जो लोग EVM की मुखालफत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, वो एक्चुअली हकीकतन उसी धांधली ज़दा निज़ाम जो अभी जो सिस्टम है, उस सिस्टम की वो हमायत करना चाहते हैं, उसको जो है वो परवान चढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ताकि इंतखाबात को मजीद साफ और शफाफ जो है वो बनाया जाए। बजट की थोड़ी सी बात करते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने भी जब अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू किया, उस दौरान कह रहे थे कि अपोजिशन बजट मंजूरी में रोड़े अटका सकती है। क्या आप माजी की तरह अब भी बजट मंजूरी के लिए पुरुम्मीद हैं, या फिर अंदरूने खाना कोई हिकमत अमली बना रहे हैं, खासतौर पर आपके अपने कुछ लोग भी नाराज़ हैं?
देखें, बात ये है, जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट होगा। इसमें अवाम को डायरेक्ट जो है रिलीफ मिलेगा। जो मुख्तलिफ हमारे मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स हैं उनके लिए हम रिलीफ लेकर आ रहे हैं। तो बजट तो यकीनन जो है वो पास होगा। अपोजिशन जो है ये अपोजिशन नहीं है, ये बेसिकली मफाद परस्त टोला है जिनको अपने केसेस बंद करवाने हैं। किसी को जाली अकाउंट्स का इशू है, किसी को टीटीज का मसला है, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, किसी का पैसा जो है वो बैरून मुल्क है। अब देखें, सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर नैब का ही एक टीटी केस के अंदर 7 अरब से जायद का जो है वो रेफरेंस है। जो हुदैबिया केस है वो केस कभी मेरिट के ऊपर ट्रायल ही नहीं हुआ, वो केसेस भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरीके के ऊपर जो है वो जाली अकाउंट्स का आसिफ अली जरदारी के ऊपर केस है। तो ये तो सारी जितनी अपोजिशन है ये तो केसेस वाली अपोजिशन है जिनके हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं और इनको सिर्फ उस चीज की फिक्र है और ये उसके लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बजट भी पास होगा और बजट जो है वो न सिर्फ असम्बली से पास होगा बल्कि आवाम की नजरों से भी पास। हबीब साहब, आप ये भी देखें कि अपोजिशन की सियासत से हट कर तहरीक इंसाफ की सिर्फ बात कर लेते हैं तो पहले जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आया, फिर एमपी गजनफर छीना के घर भी कई एमपीएज ने मुलाकात की। तहरीक इंसाफ जो है वो अपने अंदर की जो रिफ्ट है उसको खत्म क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों नाकाम है इसमें? देखें, बात यह है कि ये हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इसमें ग्रुप्स बनते हैं, लोग अपने मफादात के लिए भी जमा होते हैं। कुछ लोगों के इनफरादी मसाइल होते हैं और इंडिविजुअल इश्यूज होते हैं। किसी को हल्के की तरक्याती काम चाहिए होते हैं, किसी का जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई इशू होता है। ये तमाम चीजें जो हमारी पॉलिटिक्स का जो है वो हिस्सा है, जो हमारा ये मौजूदा पॉलिटिकल निज़ाम है, इसके अंदर पहले भी ग्रुप बनते रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मामला ये है कि तमाम लोग जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन फारूक हबीब साहब, राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि अली जफर साहब ने रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को बेगुनाह करार दे दिया। दूसरी तरफ खबरें ये भी अब कुछ सामने आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये भी इम्कानात हैं। आपके पास हैं कुछ इत्तलात? देखें, मेरे पास इस हवाले से जो अली जफर साहब हैं वो खुद ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट्स की हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका हुआ है। तो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट जो है वो जमा नहीं करवाई, ना ही किसी से इस हवाले से जो है वो मुलाकात हुई है। तो लिहाजा जो किसी तरफ से जो ये बताया गया था वो बात तो वहीं की वहीं खत्म हो गई। जहाँ तक रह गई बात किसी की गिरफ्तारी के हवाले से, उसकी मालूमात तो जो है वो मेरे पास नहीं है, वो इदारे जाने उसकी मालूमात नहीं है। फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और रिपोर्ट के मामले पर उन्होंने कहा कि जी कि वो तो मौके खैर सामने वाकई आ भी चुका हुआ है और हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। हुकूमत ये सोचती है और वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं होने वाला, हम उनको अब कंसीडर ही नहीं कर। एग्जैक्टली, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत के अपने अंदर के इंतशार गेम चल रही है या फिर जो पार्टी बाजियाँ अब शुरू हो गई हैं, वो भी देखते हैं कि किस करवट ऊँट बैठता है, क्योंकि 2 धड़े तो बन चुके हैं, उनके अंदर ही 2 पार्टियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं। अपोजिशन से खतरा है या अपने अंदर का जो इंतशार है उससे खतरा, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम जैसे आगाज़ में ही बात कर रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा एहतियात की है, वैक्सीनेट हो रहे हैं और उसी वजह से कोरोना वबा जो है उसके केसेस कम हो रहे हैं। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो भी रूटीन पर आने लग गए हैं। तालीमी इदारे जो हैं वो खोले जा रहे हैं और अरसे बाद ये तालीमी इदारे जो है वो खोले जा रहे हैं। सुबह पंजाब में आज से 10वीं और 12वीं जमातों की क्लासेस बाकायदा तौर पर शुरू करने का ऐलान कर दिया। हाँ जी, अब शुरू हो चुकी हैं। लेट नाइट ऐसा हुआ, लेट नाइट कहा जाए शाम के औकात में हुआ तो उतने अभी जो थे मेरा ख्याल है बच्चे भी ज़हनी तौर पर शायद तैयार नहीं थे, पेरेंट्स भी इतने तैयार नहीं थे। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज साहब का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी करदा SOPs के तहत सिर्फ 50% ही तलबा को आने की इजाज़त होगी, जबकि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात 23 जून से 29 जुलाई तक लिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इम्तिहानात से कबल देखें सूबे में 31 मई से क्लासेस शुरू कर सकते हैं, ये कहा गया था। और फिर 31 मई से क्लासेस जो हैं वो आज हम देख रहे हैं कि शुरू कर भी दी गई हैं। और पंजाब भर में 7 जून से तालीमी इदारे खोलने और स्कूलों में अगर हम देखें तो गर्मी की छुट्टियों को 1 माह तक महदूद करने के हवाले से भी तजावीज़ दी गई हैं कि मतलब उनको छुट्टियों को महदूद किया जाएगा, कम की जाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में उस तरह से पहुंच नहीं पाए हैं आज के दिन में। हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ स्कूलों के सामने। उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या सूरत हाल है, बच्चे पहुँचे नहीं पहुँचे। सादिया निसा लाहौर में मौजूद हैं।
सादिया, मुझे ज़रा, आप स्कूल के बाहर मौजूद हैं, बॉयज़ स्कूल है ये, कॉलेज है ये, क्या बच्चे पहुँचे हैं? कितनी तादाद में बच्चे आए हैं? क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लेट मिला बच्चों को, क्या तैयार थे बच्चे आने के लिए और फिर आए हैं अभी? जी बिल्कुल इरशाद, लाहौर में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, नोटिफिकेशन लेट मिला था, इसकी वजह से जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। स्कूलों में जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, वो कम देखी जा रही है। जो निजी स्कूल्स हैं वो तो बिल्कुल ही बंद है। उन्होंने कहा कि वो कल से अपनी क्लासेस का आगाज़ करेंगे, लेकिन ताहम सरकारी स्कूल्स खुल चुके हैं। कॉलेज की अगर आपको मैं बात बताऊँ, ये टाउनशिप कॉलेज है, तो यहाँ पर बड़ा हौसला अफजा एक चीज़ देखने में आई कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो क्लासेस में आए हैं। और जब अमूमन ये होता है कि कॉलेज और स्कूल खुलते हैं तो रोते बसोरते और बड़ा इंसान आवाज़ार से स्कूल और कॉलेज में जाया जाता है, लेकिन चूंकि छुट्टियां इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स कर चुके थे, तालीमी नुकसान भी इतना ज़्यादा हो चुका था कि अब वो बड़े अटेंशन के साथ आए हैं और बड़े खुश आए हैं। और कुछ बस थोड़ी सी उदासी ये थी कि उनका ये कहना था कि उनके पास टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम में अब उन्हें अपने कोर्स को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ उसकी रिवीजन करनी है। क्लासेस में यहाँ पर 100% स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, 50% को नहीं बुलाया गया क्योंकि क्लासेस खाली हैं, तो क्लासेस में डिस्टेंस रख दिया गया है, उनकी क्लासेस ज़्यादा कर दी गई हैं। 600 से ज़ायद गवर्नमेंट कॉलेजेस में अमूमन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात थी मेरे लिए कि सुबह मैं देख रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नोटिफिकेशन लेट आएगा तो स्टूडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में आएंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में आए, बहुत अच्छे से आए और उन्होंने SOPs को भी फॉलो किया हुआ है। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स मैच्योर स्टूडेंट होते हैं और ज़रा अपने आप को इन्हें पता होता है कि कैसे हालात हैं, किस तरह से खुद को सर्वाइव करना है। तो ये खासे बड़े मैच्योर थे, मास्क का इस्तेमाल किया हुआ था, सैनिटाइजर इनके बैग में थे और खुद से ही इन्होंने डिस्टेंस रखा हुआ था। जब अपने फ्रेंड्स के साथ मिले हैं तो इन्होंने उस तरह समाजी फासले को मेंटेन किया। अच्छा, क्लासेस इनकी हो रही थी, चूंकि कॉलेज लग चुका हुआ इस वक्त, तो क्लासेस में जब मैं गई हूँ मैंने देखा है तो बाकायदा प्रॉपर तरीके से उन्होंने डिस्टेंस रखा हुआ है। एक चेयर छोड़ी है आग दाएं और एक चेयर छोड़ी हुई है पीछे, तो उस तरह बैठे हुए हैं, क्लासेस हो रही हैं। अच्छा सादिया, में ये भी आप बताइएगा कि हमने पिछली बार देखा था जब स्कूल्स और कॉलेजेस को दोबारा से खोला गया था तो बाहर टेम्परेचर चेक किया जा रहा था बच्चों का, एंट्री के वक्त जो है कैसे इंतजामात हैं, जब बच्चे एंटर हो रहे हैं तो बाकायदा तौर पर कुछ चेक किया जा रहा है उनको? जी बिल्कुल, ये हर कॉलेज हर स्कूल में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। बगैर टेम्परेचर के तो बच्चों को नहीं जाने दिया जा रहा और बच्चों से ये हिदायत भी की जा रही है कि पहले 3 और 4 जो बाइक्स पर आ जाते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो तो खिलाफ वर्जी कर जाते हैं या फिर वो इस तरह से ग्रुप्स की शक्ल में इकट्ठे रहते थे, तो अब उन्हें एहतियात करने का कहा जा रहा है। और सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में भी उनके टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं। निजी स्कूलों में भी ये देखा जा रहा है मास्क के बगैर बच्चों को एंटर नहीं होने दिया जा रहा। उन्हें ये कहा है कि आप मेक श्योर करें कि मास्क आपके पहना हो, सैनिटाइजर आपके पास मौजूद हो। तो ये SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है, जो कि एक निहायत ही खुशाइन बात है कि उनकी तालीमी सरगर्मियों का तो हर्ज होना है, उसको तो वो दूर किया जा रहा है, उसको तो कोशिश की जा रही है कि सादिया, आप ठीक है, आप कह रही हैं कि बच्चे बड़े शौक से आए हैं। हम ये भी देख लेते हैं कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, क्या बच्चे उतनी शौक लगन से आए हैं या नहीं। शाइस्ता हमारे साथ हैं। शाइस्ता, आप मुझे बताइएगा, इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं, जिस स्कूल कॉलेज में, स्टूडेंट्स कितनी तादाद में आए हैं, कितने खुशगवार मूड के साथ आए हैं, या बच्चों को लगा है कि भाई अभी हमें लेट नोटिफिकेशन मिला है, ज़रा जल्दी पता चलना चाहिए था? किस तरह के बच्चों का रुझान है, देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त MC हायर सेकेंडरी स्कूल पर कोतवाली रोड पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आना शुरू हो गए हैं, क्लासेस में भी वो मौजूद हैं, लेकिन इस तरह से वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि स्कूल्स ओपन हो गए, क्योंकि इनका तालीमी खर्च काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैट्रिक के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका तो प्रैक्टिकल वर्क हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इनको स्कूल की जो लैब है वो फराहम ही नहीं थी। इनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस भी इस तरह से वो कारआमद साबित नहीं हुई है कि इसको तमाम इनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो टाइम काफ़ी शॉर्ट था, डेट शीट भी इनकी इशू हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान थे, असातिज़ा परेशान थे, उनके वालिदैन परेशान थे कि हमारे स्टूडेंट्स के जो ग्रेड हैं वो मुतासिर होंगे, क्योंकि मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होते हैं आपकी हाई प्रोफाइल बनाने में। तो इस हवाले से स्कूल्स ओपन हो गए। इनफैक्ट बच्चे जो अक्सर छुट्टियों को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं, लेकिन इस दफ़ा स्कूल्स ओपन होने पर वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमारे जो सिलेबस है वो कवर अप नहीं हो रहा था।
तो बहुत अच्छा हो गया है कि स्कूल्स ओपन हो गए, क्योंकि इन बच्चों के 9th के और फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी नहीं हुए थे। तो इस तरह से थोड़ा सा असातिज़ा के लिए भी चैलेंजिंग है कि किस तरह से इनके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी और 9th में इन्होंने इतना पढ़ा ही नहीं था, स्कूल्स बंद रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इस हवाले से भी बाकायदा तौर पर असातिज़ा ने भी एक प्लान मरतब किया हुआ है, एक हिकमत अमली मरतब की हुई है, प्रिंसिपल्स की जानिब से भी बच्चे गाइडलाइंस दी जा रही है। खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं और हम वापस आए हैं। बहुत शुक्रिया शाइस्ता, फैसलाबाद से आप हमें आगाह कर रही थी, सादिया लाहौर से आपने क्या किया, आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब हम वापस मामूलाते ज़िंदगी की जाने बढ़ रहे हैं, कि वो हम बिल्कुल ठीक तरीके से देख रहे हैं, बहाल हो रहे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस का खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालीमी जो नुकसान हो चुका है अब उसका इजाला भी तो किसी तरह करना है, वो इजाला हम किस तरह करेंगे ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर सर्विंग स्कूल अलायंस मियां रिज़ाउर रहमान साहब। मियां रिज़ाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। हमने जाना, आप भी देख रहे थे कि नुमाइंदगान बता रहे हैं कि ठीक है बच्चे आए और वो खुश भी हैं। क्या समझते हैं कि बेहतर फैसला हो गया, आगे हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे, अब हमें साई ऑफ रिलीफ मिल गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे बच्चे दोबारा से अपने अदारों में आना शुरू हो गए हैं। और देखें पूरे मुल्क का जो आज इन्फेक्शियस रेट है वो 4.2 है, और लाहौर का अगर देखें तो पिछले 2-3 दिन से 1.5 है। इसी तरह फैसलाबाद का और बाकी इलाका जात का भी ऐसे ही है। आज कोयटा के मुकम्मल स्कूल खुल गए हैं, आज बलूचिस्तान के मुकम्मल स्कूल खुल गए हैं, आज 10th और 12th पंजाब भर में खुल गए, आज 10th और 12th KPK में खुल गए। तो ये बहुत बड़ी तादाद में बच्चों का आप स्कूल की तरफ दोबारा राब्ता शुरू हो गया और इंशाल्लाह टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे कि बच्चे इसको बेहतर तौर पे दे सकें। आपने देखा 2-3 दिन से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमने एग्ज़ाम नहीं देने। हाँ जी, ऐसे तो एक दफ़ा आप उनको प्लेटफॉर्म दें कि वो तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे और मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हैं। बच्चे थे, हमें तो ऐसे लग रहा था कि गुंडे निकले हुए हैं, जिस तरीके से तोड़ फोड़ की गई है। मतलब कि वो हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त कि वो कैसी, मतलब कि आप देखें गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये स्टूडेंट्स हैं सर, मतलब हैरत की बात है। ये स्कूल, मतलब हम क्या बच्चों को सिखा रहे हैं, घर में भी और स्कूल्स में भी। स्कूल्स पर भी बड़ी जिम्मेदारी है तरबियत की। आपकी बात बजाय देखिए, जब ज़लज़ला आता है ना तो उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। पिछले पूरा 1.5 साल जिस तरह से तालीम को मैनेज किया गया है, मैं आई एम सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट कि गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से उसको मैनेज किया गया है, उसके बाद बच्चों का जो मिजाज बन गया है, इसको ये कह लीजिए कि बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो चेंज हो गया है। पहले ये बच्चे चाहते थे कि हमारे आप एग्जाम फिजिकल ना लें, ऑनलाइन ले लें। ऑनलाइन जब एग्जाम लेने लगे हैं तो कहते हैं आप एग्जाम ले ही ना। तो ये तो बच्चे अब चाहते ही नहीं है पढ़ना, तो इनको पढ़ाई की तरफ दोबारा लेके आने में बड़ा वक्त लग जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो आने वाले दौर में बच्चों को कम से कम एक स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। अच्छा। जो इनको ट्रेन करे, जो इनकी कैरियर काउंसलिंग करे, जो इनको समझाए कि बेटा फ्यूचर आपका इस तरफ है कि आप पढ़ लें। फ्यूचर ये नहीं है कि आप इस तरह टाइम ज़ाया कर दें, आप अपना दूसरी एक्टिविटीज़ में टाइम को। तो सर अब हमारे बच्चे भी लेजी हो चुके हैं, हमारा तालीमी हर्ज भी, जैसे हमजा कह रहे थे, कि बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमें उसको कवर किस तरह से करना होगा, क्योंकि हमारे पास कौन सा ऐसा प्लान होगा जिसके साथ हम लोग जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी प्रॉपर करवा सकें? देखिए, अभी बच्चों के पास तकरीबन 10th के बच्चों के पास 2 माह हैं और जो 12th है उसके पास 1 महीना है। अमूमी तौर पे 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 महीने के अंदर हमेशा तैयारी करते हैं। ऐसे ही है, दुरुस्त, बहुत स्पीडीली तैयारी कर लेते हैं। सारा साल वो पढ़ते नहीं हैं और आखिरी 15 दिनों में, 20 दिनों में, महीने में वो तैयारी कर लेते हैं। तो ये क्रैश कोर्स अभी किया जा सकता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को टाइम स्पैन बढ़ा दीजिए। आपने अभी 4 दिन अलाउ किया है, आप 6 दिन अलाउ कर दीजिए। स्कूल 6 दिन पढ़ाने को तैयार है, टीचर 6 दिन बुलाने को तैयार है। पेरेंट्स को भी चाहिए वो कोऑपरेट करें और अपने बच्चों की खातिर थोड़ा सेक्रीफाइस करें। अगर उन्हें जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, तो वो ये ना देखें कि आज संडे है और बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा है और आज छुट्टी हमारी ज़ाया हो रही है, सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। इन बातों को छोड़ें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर फोकस करें और उनकी खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करें। सिलेबस कम होना चाहिए, कुछ बच्चे ये बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम पूरा टाइम नहीं दे सके हैं, चले हम एग्जाम्स देने को तैयार हैं, देते हैं। और फिर सर 2 महीने में पूरा सिलेबस तो उस तरह से कवर नहीं हो सकता ना। इसमें यह है कि देखें, जो FSCB और मैट्रिक दोनों के लिए एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम दे दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो रिड्यूस सिलेबस है। उसमें अगर मैट्रिक का देखा जाए तो वो 30% रिड्यूस कर दिया गया था। और अगर FSC का देखा जाए तो वो 10% के करीब रिड्यूस किया गया था। FSC के साथ आगे चूँकि डॉक्टरेट अटैच है, फिर इंजीनियरिंग अटैच है, तो वो ज़्यादा नहीं किया जा सकता था। तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर बच्चों को और तरह से रिलीफ दिया जा सकता है। उनको कोई
पेपर की आसान पेपर दिया जा सकता है, मार्किंग लूज की जा सकती है, ग्रेस मार्क दिए जा सकते हैं, ये थोड़ी सपोर्ट दे देनी चाहिए। तो क्या और इसके बच्चों को ये ऊपर हौसला बात मिल हुई जाना है चाहिए। आपकी कि बोर्ड्स के, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड क्या इसमें रिलीफ देगा बच्चों को कि जो पेपर्स हैं वो थोड़े आसान बनाए जाएं, या फिर बच्चों की उस सूरत हाल को देखते हुए कि उस तरह से तालीम नहीं ले सके या सिलेबस कवर नहीं कर सके, क्या इस हवाले से भी कोई आपने नुक्ता उठाया, रखी है कोई बात? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात यहाँ पे एडमिट करूँगा कि जो हमारे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं राजा यासिर सरफराज हमायूं, वो बहुत कोऑपरेटिव आदमी है और ख़ुद भी वो जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं और जब हमने उनको जो रिक्वेस्ट की है उन्होंने हमेशा उसे एक्सेप्ट किया है। ये एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम भी हमने ही रिक्वेस्ट की थी उनको कि आप बच्चों का सिलेबस थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, और विद इन डेज उन्होंने वो काम कर दिया था। तो उनकी ये क्वालिटी है कि वो बच्चों की इन तमाम चीज़ों को फोकस करते हैं। अभी भी सबसे पहले NCOC से भी पहले ग्रेड 12 के बच्चों को बुलाने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है, क्योंकि वो समझते थे कि बच्चों को घर नहीं रहना चाहिए। तो ये उनका एक, हम समझते हैं कि उनकी एक अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है बच्चों के लिए, और उन्होंने हमेशा ताउन भी किया है। वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। 10 जून तक हमने ये मरहला मुकम्मल करना है, हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि तमाम असातिज़ा को वैक्सीनेट करवा लिया जाए, तरजीही बुनियादों पर आपको वैक्सीन लग रही है। अब आप लोगों की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जितनी भी हैं, उनकी कितनी सर जिम्मेदारी है कि अपने टीचर्स को, आप लोग जब वो आ रहे हो तो चेक करें कि आपने वैक्सीनेट करवाया कि नहीं करवाया? आप लोगों ने कोई मैकेनिज्म तैयार किया है? आपस में प्राइवेट स्कूल्स ने कोई बात की है? देखिए, इसमें 100% जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल्स की है और एसोसिएशंस की है। ठीक है, हम 100% जिम्मेदारी बहुत लेते अच्छी हैं। बात है कि आप, और हमने तमाम टीचर्स को आज सर्टिफिकेट जारी कर देने हैं। ओके। और आज तमाम पूरे पाकिस्तान में जारी कर दिए जाएंगे और उनके पास अब आज तकरीबन 10 दिन है, और उनको कहा यह जा रहा है कि अगर आप वैक्सीनेट करवा लेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप स्कूल आइए और आके बच्चों को पढ़ाएं, और अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो वी आर सॉरी, हम आपको स्कूल नहीं आएंगे। क्योंकि अब तो जवाज ही नहीं बचा ना, 19 साल से अबव के लिए वैक्सीनेशन खुल चुकी हुई है, तो आप तो तमाम अमला है उसको भी वैक्सीनेट होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का मामला है। अभी आप छोटे बच्चों को तो वैक्सीनेट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट असातिज़ा जो हैं या फिर जो अमला स्कूल का है वो वैक्सीनेट हो जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त यही है। बच्चों के हवाले से हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे 7 जून का डेट दे दी गई है कि स्कूल खुल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं गर्मियों की तातीलात भी होती हैं, वो भी कहा जा रहा है कि महदूद रखी जाए। आपके पास क्या प्लान है, कितनी महदूद होनी चाहिए? स्कूल के कौन से मंथ में, जो गर्मियों के कौन से महीने में जाके गर्मी ज़्यादा शदीद होती है तो ये छुट्टियाँ, ये रिलीफ मिलनी चाहिए? क्या प्लान है आपके पास? हाँ, देखिए, इसमें जो 7 जून से सारा स्कूल खुल जाएंगे या तमाम बच्चे आ जाएंगे, वो छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर। उसके अंदर छोटे बच्चे अमूमी तौर पे अगर उसकी टाइमिंग मुनासिब कर दी जाए, सुबह 6 बजे से 7-11 बजे के दरमियान कहीं सेटल कर दी जाए, तो वो एक रीज़नेबल और अच्छी एडवाइस होगी या अच्छा फैसला होगा। और ये वो वक्त होता है जब मौसम इतना मुनासिब होता है कि आप इस मौसम को आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। और बच्चों को घर में इस वक्त रह के बच्चे थोड़े से सिक हो गए हैं, या आप कह लीजिए साइको में हो गए हैं, या उनके ऊपर बहुत एंजाइटी है, या उनकी एक्टिविटीज़ बहुत महदूद हो गई हैं, वो बहुत छोटा सा सोचते हैं, बहुत छोटा सा काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चों को मोबिलाइज़ करें, बच्चे स्कूल आएँ, अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग्स करें, और SOPs को मद्देनज़र रखते हुए सारा कुछ किया जाएगा इंशाल्लाह। तो जब ये चीज़ें सारी स्टार्ट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह पढ़ाई की तरफ राग़िब होते हैं और क्या आउटपुट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मियां रिज़वानुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा, और बड़ी काविशें कर रहे हैं ये एसोसिएशंस भी, और ये बड़ी अच्छी बात है जो मियां रिज़वानुर रहमान साहब ने इशाल की है कि हमारी कोशिश ये है कि, और अब ये करने जा रहे हैं कि 10 रोज़ों के तमाम टीचर्स को जो हैं, असातिज़ा हैं, उनको सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे, और जो खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाएगा उसको स्कूल नहीं आने देंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है, जब हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उनको भी समझा के मास्क पहना के भेजें और उनको बताएं कि हम लोगों ने किस तरह SOPs पर अमल करना है, और जो एसोसिएशंस की जिम्मेदारी है वो भी वो पूरी करें, तो बहुत अच्छा। ऐसा ही है। हम आगे बढ़ते हैं हमजा, कुछ मौशी अशारियों की बात करते हैं, कुछ बजट की बात करते हैं। बजट का ही शोर चल रहा होता है ना इन महीनों में। और अवाम जो है वो कितनी कंसर्न है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अवाम दोस्त बजट आए, कोई रिलीफ उनको भी मिले। तो बजट के अदाद शुमार का जो गोरख धंधा है और अल्फाज की ऐसी जादूगरी है जिससे आम आदमी चकरा कर रह जाता है, उन्हें आशारिये क्या है क्या नहीं ना समझ में ही नहीं आता। हर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने अवाम दोस्त जो है बजट दिया है, और अपोजिशन ये कहती है ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, ये सिर्फ कागज पर मौजूद है, इसकी हकीकत कुछ नहीं है। इस वक्त सबसे आम सवाल यह है कि क्या नए माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा और बिजनेस फ्रेंडली होगा, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा? क्या बिजली तो महंगी नहीं हो रही होगी? क्या महंगाई पे उस पर क्या असरात होंगे? और फिर जो लोग टैक्स दे रहे हैं, क्या सिर्फ उन्हीं के ऊपर तो मजीद टैक्स नहीं लगा दिया जाएगा, या बेस लाइन को बढ़ाया जाएगा? ये वो सवालात हैं जो इशाल इस वक्त बजट के हवाले से हो रहे हैं। और अवाम जो है इन सवालात को लेकर परेशान है तब तक जब तक बजट जो है वो आ नहीं जाता, और तमाम फैसले अवाम के मफाद में किए जाएंगे, ये तो कहा जा रहा है। वैसे भी हुकूमत इस वक्त अपनी मुआशी कामयाबियों के जो किस्से हैं वो दिन रात सुना रही है। अगर मुल्क की मईशत वाकई अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, आशारिये मुस्बत हो रहे हैं, तो
तो उसके समरात आवाम तक पहुँचने में कौन सी रुकावट है हमजा जो पहुँच ही नहीं पा रहा हाँ, तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम साहब, मौशी तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जब मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं तो बजट भी यकीनन अवाम दोस्त ही होगा। सर, अवाम दोस्त बजट होता क्या है, पहले ज़रा हमें ये तो क्लियर कर दीजिए। जी, अवाम के मसाइल तो उसमें वो रोज़गार है, फिर उनके जो अखराजात हैं तालीम पर, सेहत पर और रोज़ के खाने पीने पे। अब हो ये रहा है कि इस वक्त बेशुमार लोग जो है या तो बेरोज़गार हैं या उनका काम आपने देखा कि कितने दिनों से बंद था, हफ्ता इतवार की छुट्टी की वजह से उनकी सेल्स भी कम हुई है। और जो लोग जो है तनख्वाह पेशा हैं वो तो बहुत हैरान है कि अब जो महंगाई है चीज़ों की उसकी वजह से उनकी जेब से 60-70% जो है वो तो वहाँ चला जाता है। तो वो बच्चों की फीसें दें, वो अब जो है बिजली के बिल, गैस तो अब खैर चले चूल्हों में तो इस्तेमाल होती ही है, तो उसको अदा करें। तो देखा जाए तो पाकिस्तानियों की जब ये मुश्किलात दूर होंगी तो उनके लिए तो वो अवाम दोस्त बजट होगा, ना कि हुकूमत ये कहती रहे कि हमारी शरह नमू जो है वो 5% होगी, 6% हो जाएगी, और उसके मुकाबले में जो अपोजिशन के लीडर हैं वो कहें कि ये सब झूठ है। तो हमारे यहाँ तो ये जो बुनियादी अशाइये हैं इनके बारे में भी कोई कौमी जाहिर इत्तेफाक नहीं होता कि भाई कम से कम हम अपना मजाक तो दुनिया के सामने ना उड़वाएं कि वो लोग कहें कि भाई इनके मुल्क में तो खुद एक दूसरे की बात नहीं लोग समझते। और जैसा भी आप बात कर रहे थे टैक्सों का, तो हमारे नए जो वज़ीर ख़जाना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पहले ही बयान दिया कि मैं कोई नया टैक्स भी नहीं लगाऊंगा और बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाने दूंगा। उसके अगले दिन ही वकार मसूद साहब जो एडवाइज़र हैं उन्होंने उसी असम्बली अच्छा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हुकूमत जो है वो अभी भी ये कह रही है कि हम कोई इजाफी टैक्स या मज़ीद टैक्स नहीं लगाए जाएंगे किसी भी किस्म के। अगर ऐसा होता है तो महसूलात किस तरीके से हासिल की जाएंगी, क्या ऐसा होना मुमकिन भी है? मैं उसी की बैकग्राउंड बता रहा था कि हुकूमत के दो जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना का कहना ये है कि हम शरह नमू जो है वो बढ़ाएंगे, यानी कि अगर हम अपनी इकॉनमी के अंदर जो है वो माशी जो है तरक्की करें तो उसके फिर नतीजे में महसूलात आने चाहिए। और जो आप फरमा रहे थे पहले के जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लाया जाए, मगर वकार मसूद साहब जो देखते हैं रेवेन्यू डिवीजन को, वो एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म मोहतरम के, उन्होंने अगले दिन इसकी तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि हम 300 अरब तक के टैक्सेस लगा सकते हैं। पहले तो उन्होंने 500 अरब उनके मुंह से निकला, फिर अगले दिन 300 अरब आया। तो लोग हैरान हैं कि वो वज़ीर ख़जाना मोहतरम की बात माने या सुने या उसके वादे में रहे, या जो डॉक्टर जो है साहब जो हमारे एडवाइज़र हैं वो बहुत अरसे से ख़जाना की मिनिस्ट्री के अंदर आपको पता है सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो डॉक्टर वकार मसूद की बात का यकीन किया जाए या जो है हमें शौकत कलीम साहब की बात का यकीन किया जाए? ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये भी बता दीजिएगा, शब्बर जैदी साहब हमें कहते हुए नजर आते थे कि जी जीएसटी को कम कर दें, बेस लाइन को बढ़ा दें, तब मसाइल हल होंगे। वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाला जाएगा तो फिर उसके अंदर भी मामलात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, जो हमने उनके दौर में होते हुए देखे भी थे और फिर उनको रुखसत पर भी जाना पड़ा। इस बजट के अंदर आप जीएसटी के हवाले से क्या तजवीज़ देंगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए 17% का जो इस वक्त हमारा रेट है सेल टैक्स का, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा से बिजनेसेस जो हैं वो रिवाइव हो, ज़ाहिर है जब उनकी बहाली होगी और उसके बाद ही वो तरक्की कर पाएंगे। अभी भी जो बहाली उनका मसला है तो उनको एक तो छूट मिलनी चाहिए टैक्सों के अंदर, कम से कम इस सतह को हम 8% पे ले आएँ। और हाँ, उसके साथ ये ज़रूर है कि अभी सिर्फ अगर 3 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो ये तादाद कम से कम 2 मिलियन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर यूज़ करते हैं उनकी तादाद 4 मिलियन। अगर आप उसमें से अस्पताल निकाल दें, स्कूल निकाल दें और वो कई शोबे निकाल दें जो उसमें नहीं आते, तो फिर भी 2 मिलियन तो कम से कम हमारे पास। देखिए अगर बेस बढ़ जाएगी और रेट यही होगा तो टैक्स में इससे शायद इजाफा ही हो जाए, कमी नहीं होगी। अभी तो बहुत नैरो टैक्स बेस है और ये जो है कम टैक्स बेस होने की वजह से बर्डन चंद लोगों पर ही रहता है और जो ज़्यादातर लोग हैं वो टैक्स अदा नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि हम लोग जो है वो बड़ी ही मराद दे रहे हैं, सनत को भी दे रहे हैं,
फिर हम देखें तो उन्होंने कहा इस हवाले से भी कि टैक्सेस में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो ये सोचता है कि फिर अगर टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा तो रिलीफ कहाँ पर मिल रही है। आम आदमी ये चाहता है कि उसकी मईशत, उसके घर का चूल्हा जो है वो इस बजट अगर आता है तो खुशगवार हो जाए, उसके घर का किचन अच्छे से चल सके। वहाँ पर सम्राट किस तरीके से आप देख रहे हैं कि डिवाइड हो रहे हैं आम आदमी तक, क्या समझ रहे हैं कि डिवाइड हो पाएंगे? जी देखिए, उसका वही तरीका है ना कि अगर आप अपनी बिजली के नरखों में इजाफा नहीं करते, जो कि उन्होंने मुतालबा कर रखा है IMF ने, और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम ने कहा है कि आप भूल जाएं कि मुस्तक़बिल करीब में मैं किसी किस्म की बिजली की कीमत में इजाफा करूँगा। अगर आपकी कीमत लागत जो है, पैदावारी लागत कम हो जाती है और पैदावार आपकी बेहतर हो जाती है, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर उसकी कीमत भी नीचे आती है। और तीसरा मरहला जो दूसरा बल्कि इन्फोर्समेंट का है, और उसके ऊपर आपने देखा कि गरीब किसान को तो कुछ नहीं मिलता, जो दरमियाने बीच में एजेंट हैं या जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, वहाँ अभी तक हुकूमत पूरा हाथ नहीं डाल सकी। वरना हम ये देखते हैं कि ये जो शाय खुर्दनोश हैं, इनकी कीमत इतनी ज़्यादा होने की वजह महज लागत में इजाफा भी हो सकता है, मगर उससे कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी का और ये जो बीच में मिडिल मैन का रोल है, इसके ऊपर हमें कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और ये सारी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो करें। जाहिर है कि ये वफाक का मसला तो नहीं है, वफाक कैसे कम कर सकती है कि वो बिजली के नर्ख ना बढ़ाए, बल्कि इसको और कम करने की कोशिश करें। जहाँ बिजली चोरी है उसको रोके, पैदावारी लागत कम करने के लिए टैक्सों में भी कमी करें, टैक्सों के निज़ाम को वसी करें, और ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लेने की बजाय डायरेक्ट टैक्स ले, जो अमीर लोग हैं उन पे टैक्स लगाया जाए, ना कि आप जो जब आप सेल टैक्स लगाते हैं तो जाहिर है कि गरीब लोगों की इनकम का बड़ा हिस्सा ले जाता है और अमीर आदमी को तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 3-4 अगर इक़दाम वो करेंगे तो फिर हम कह सकेंगे कि वाकई जो उनके इशारे हैं, उसका जो आप फरमा रहे थे शुरू में, फिर क्या उसका जो है वो फ़ायदा आम आवाम तक पहुँचा कि नहीं। आवाम तो उसको इसी निपटारे से देखेगी। फीसें भी उसी तरह हैं, अभी तक आपने देखा जो स्कूल की फीस है वो कितनी, हालांकि ये तो कहा था कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, उल्टा लोगों को जो है वो इतनी ज़्यादा फीसें भरनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप विशाल बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत जो कर सकती है, वफाकी हुकूमत बजट के अंदर वो तो अपनी कोशिशें कर ही रही है, लेकिन सूबाई हुकूमतों को भी गवर्नेंस के जो मामलात हैं वो बेहतर करने होंगे। जो हम अक्सर देखते हैं जी कि ये मसला हो गया, ये शॉर्टेज होगी, ये फ़लाँ मसला हो गया, फ़लाँ स्कैंडल आ गया, फ़लाँ माफिया हमारे सामने आ गया, उसमें गवर्नेंस भी बात साथ जो है पूरा ताल्लुक रखती है और उसको बेहतर करना होगा। और हम जैसे कि कह रहे हैं कि अमीर आदमी के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए, तो अमीर आदमी जो बिजनेसमैन जो है वो भी यही चाहता है कि उसके लिए जो बजट हो वो बिज़नेस फ्रेंडली भी हो, अवाम फ्रेंडली हो। तो बिजनेस मैन के लिए भी वो यही ख्वाहिश रखता है कि उनके लिए टैक्सेस ना बढ़ाए जाएँ। देखते हैं क्या होता है, बजट कैसा आता है, अवाम फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली होता है या नहीं होता। यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बात करेंगे हम सिंध की। पीपल्स पार्टी सिंध में बरसों से विशाल हुक्मरानी का जो है ना लुत्फ उठा रही है और सूबे के सयाहो सफ़ेद की मालिक है, मगर बदकिस्मती यह है कि सिंध इस वक्त मसाइल की दलदल में धंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अरबों के फंड्स होने के बावजूद इस वक्त सूबे में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, इसके अलावा सूबे में आप लाकानूनियत का राज देख लें। कातिल जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, डकैती है, लूट मार है, स्ट्रीट क्राइम है, एक बार बराए तावान की वारदातें हैं। मतलब आवाम जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है हर तरह से। बिल्कुल ऐसी है। अब हम शिकारपुर की जिस तरह से हम लाकानूनियत की बात करें, शिकारपुर का वाक़या देख लें, डाकुओं की फायरिंग से जो पुलिस एहलकारों की शहादत का वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करना था, मजबूर हुए उसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ा। अब ये तमाम तर सूरत हाल है। कराची के दीगर पानी के मसाइल हैं। अब हलीम आदिल शेख साहब इसमें यह कहते हैं कि कच्चे के इलाके के जो डाकू हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा पक्के के इलाके के जो डाकू हैं उनसे है, क्योंकि वो उनकी पुश्तपनाही करते हैं और वो उनकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं। कराची के जो मसाइल हैं, ये शिकारपुर मामले के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, ये बताइएगा कि ये जो बात आई कि जी कच्चे के जो इलाके के डाकू हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा पक्के के इलाके के जो डाकू हैं उनसे है, किस हद तक दुरुस्त है? वालेकुम अस्सलाम। आपका अस्सलाम वालेकुम जो है वो मेरी वजह से दुरुस्त हुआ है या वैसे शुरू से दुरुस्त है? बस आपको देख देख के दुरुस्त हो गया आमिर भाई।
जैसा नफ्सी से काम ले रहे हैं, अम्मी ने सही कराया होगा आपका, अम्मी ने। ये अम्मियाँ कराती हैं कि भाई ये क्या अस्सलाम वालेकुम कह रहे हो, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हो, अस्सलाम वालेकुम क्या करो। अम्मी को जो है बहुत प्यार किया कीजिए, अम्मी करती हैं सब कुछ। अच्छा, आपका जो सवाल है वो थोड़ा नपातुल्ला और जो जिसको कह लीजिए पेचीदगियों से भरपूर है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, हलीम आदिल शेख साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कच्चे के इलाकों से कहीं ज़्यादा पक्के के इलाकों से के डाकू जो हैं उनसे हमें ख़तरा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं हैरान हूँ कि इतना अरसा उनको इख्तिदार मिला और इतने अरसे तक वो इख्तिदार में रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। वो ये भी नहीं कर पाए कि अगर उनसे कोई सवाल करता कि तुम्हारे पास क्या है, हुकूमत है, तुम्हारे पास वजारतें हैं, तुम्हारे पास वज़ीर आला है, तुम्हारे पास तमाम इदारे हैं, तो और क्या है तुम्हारे पास इसके अलावा? वो कम से कम ये कहते थे कि मेरे पास माँ है, उनके पास तो ये भी नहीं। तो किस तरह से वो किसी चीज़ को लेकर आगे चलती। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई नाकाम हुकूमत है, मगर चूंकि सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है जी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का नाम इस्तेमाल करती है, इसलिए वो आज भी इख्तिदार में, वरना वो इख्तिदार में नहीं हो सकती। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे आपसे, पीटीआई ने जो मैंडेट लिया, आपने जो मैंडेट लिया सिंध से, कराची से, क्या आपकी जमात उस पर पूरा उतर रही है? पीपल्स पार्टी को तो छोड़ देते हैं, पीपल्स पार्टी तो ठीक है हुकूमत कर रही है, लेकिन वही बात है कि वो कार्ड जो है वो खेल रहे हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर है। आप कह रहे हैं वो कि पूरा उतर रही है, मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल उतर रही है, नजरों से उतर रही है, नजरों से उतर रही है। अच्छा, मतलब पीटीआई भी नाकाम होती हुई नजर आ रही है आपको? जवाब मैंने आपको एक लाइन में दिया है, मैं थोड़ा सा एक ही लाइन में बात करने का आदी हूँ कभी कभी, तो ये कि आपका जवाब आप ही के अंदाज में दिया है कि क्या पीपल्स पार्टी के पीटीआई पूरा उतर रही है, मैं कहता हूँ जी नजरों से। ठीक है आमिर भाई, वफाक कर क्या सकता है? मतलब कि हम देखें ना तो 18वीं तरमीम का एक आगे हमें शील्ड एक नज़र आ जाती है 18वीं तरमीम की। सिंध हुकूमत जब कोई मामलात होते हैं उसमें मुलाकात तक नहीं कर रही होती, वज़ीर आज़म से वो मुलाकात भी नहीं करना चाहते हैं, तो वफाक कर क्या सकता है? वफाक सिर्फ काफ हटा दे, वफा कर सकता है। अच्छा, तो क्या होती हुई नजर आ रही है आपको? हो क्या सकता है और क्या नहीं हो रहा? इसलिए नहीं होती हुई नजर आ रही वफा क्योंकि वफा में से जीम निकल गया, जहांगीर तरीन अब जफा रह गई है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि चलें जहांगीर तरीन एक दफ़ा ये तरीन ग्रुप साइड पे हुआ, फिर उसके बाद एक दूसरा पीटीआई हम ख्याल ग्रुप भी पैदा हो गया है। क्या आप समझते हैं कि जो पीटीआई के अंदर का इंतशार है वही उसे वफा नहीं करने दे रहा? पीटीआई में तो कोई हम ख्याल होता ही नहीं। पीटीआई में तो ख्यालात है, ख्यालात का मजमुआ है, तो इसमें हम ख्याल कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है आमिर भाई, बताएं कि फिर कराची का हल है किसके पास? एमक्यूएम ने वहां पर हुकूमत करके देख ली है, वो सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की बात, कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है। कराची एक महलूल है, जब आपको ताकत महसूस नहीं हो और कमी महसूस हो तो इस महलूल को गिलास में डालिए और पी जाइए, आपके अंदर ताकत आएगी कुछ अरसे के लिए। 3 साल बाद ताकत उतर जाएगी आपकी और कराची वाले अपना महलूल वापस मांगेंगे आपसे, मांगने वाले। अच्छा चलें फिर, अब कराची के हालात इतने ख़राब हैं, पानी के मसाइल यहाँ पर हैं, हम नकासी आप के मसाइल देखते हैं वो यहाँ पर हैं, मतलब मसाइल की अमाजगाह कह लें तो गलत नहीं होगा। क्या समझते हैं किसको आखिर आगे बढ़ना होगा? अगर ये एक महलूली है, इसको पी जाएं, ये कोई आबे हयात तो नहीं है। कराची है और बहुत बड़ा शहर है जो कि इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, इसके मसाइल का हल किसी को तो करना होगा, किसी को तो कुछ करना पड़ेगा आगे बढ़ के। एक लीडरशिप आएगी, इंतज़ार कर रही है वो लीडरशिप। ये उस लीडरशिप की बात नहीं कर रहा मैं जो कहीं बैठी हुई है, और उस लीडरशिप की बात भी नहीं कर रहा जो है बुज़दिल लेकिन है बहादुराबाद में, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा, और उसकी भी बात नहीं कर रहा जो PIB है, जो ऐसा लग रहा है किसी रक्षे का नंबर है। लेकिन मैं उस लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि जो इंतज़ार कर रहे हैं कराची के लोग, जिसे लीडर बनाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब वो आ जाएगा, उभर जाएगा सामने, सूरज निकलेगा तो सभी देख। ठीक है आमिर भाई, लेकिन कराची वालों ने कराची के लोगों को वोट देकर देखा है, उन्होंने अपने लीडर्स को वोट देकर देखा है, उनके लीडर्स बदलते भी रहे हैं। नए लीडर से उम्मीद कितनी लगाई जाए कि वो कितने लोगों को तो वहां पर देख चुके हैं बुलाकर। देखिए कराची में जितने लीडर्स आप जो जिनका जिक्र करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन उन्होंने कराची में कम से कम ये जो आप आमाजगाह बता रहे हैं मसाइल की,
ऐसा नहीं होने दिया था। ये ज़रूर हुआ था कि एक दहशतगर्दी थी, एक खौफनाक सूरत हाल थी, लोग मर रहे थे, जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं और मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा करता हूँ और हम उस तकलीफ से बाहर निकले। लेकिन मैं इस वक्त मसाइल की मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, और जिससे लोग कंपैरिजन कहते हैं और एक्चुअल वर्ड है कंपैरिजन में कर भी नहीं रहा और मैं करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हम इस वक्त जिस मसाइल में घिरे हुए हैं वो अमन अमान से कहीं ज़्यादा वो हमारी जहनी जो एक नफ्सियाती सूरत हाल है उसको तबाह कर रहा है। और अगर आप जहनी तौर पर तबाह हो जाएं तो फिर जिंदा रहने का फ़ायदा क्या होता है। लिहाजा उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए उस लीडर का इंतज़ाम किया जा रहा है या उस लीडर को तैयार किया जा रहा है कि जो आए और आकर ये कम से कम सड़कें भलवा दे, ये कचरे हटवा दे, ये पानी दिलवा दे। अरे आप ये बुनियादी मसले हल कर दें, दहशतगर्द कौन बनता है फिर? कोई नहीं बनता। फिर दहशतगर्द पैदा इसलिए होते हैं कि वो ये समझने लगते हैं कि उनका ऐसा, देखे ना आप ये देखिए कि कराची में ये लाहौर में मेट्रो, पेशावर में मेट्रो, हर जगह मेट्रो। कराची में क्या है? मेट्रो मिलन नगर बत्ती, ये मेट्रो मिलन नगर बत्ती कराची में मेट्रो तो नहीं है, तो हर जगह पर मेट्रो है। तो कराची की सोचता है कि उसके साथ एहसास महरूमी उसके अंदर जन्म ले रहा है, उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है। उसने 14 नशिस्तें दिए तब भी उसको नहीं समझा जा रहा है कि वो विफाक की जमात है। आखिर हो क्या रहा है उसके साथ? तो सोच रहे लोग निचली सतह पर, बड़ों को नहीं पता होता। बड़े असल में बड़े लोगों से मिलकर चले जाते हैं, बड़े आते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, दही बड़े खाते हैं, चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कराची में निचली सतह पे क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि निचली सतह पे कोई जाने कोई तैयार नहीं है। कराची का सदर जानता नहीं है मूसा कॉलोनी का है। कराची की सदर को ये जो पीटीआई के, उन्हें ये पता नहीं है कि मुख्तलिफ इलाके जो पसमानदा मच्छर कॉलोनी में कितने लोग जा रहे हैं, क्या है। बहुत से लोगों को नहीं पता। आमिर लियाकत को पता है उसमें से। आमिर लियाकत एक ऐसा आदमी था जो एमकेएम छोड़कर इनके पास आया। इन्होंने क्या किया आमिर लियाकत के साथ? क्या किया? पूछे आप अपने आप से सवाल पूछे। आमिर भी यही हम पूछने लगे हैं, क्या किया इन्होंने? आप वजीर आजम साहब से इतने नाराज हैं, आप तो खासे वोकल हैं, वो आपसे मुलाकात भी कर लेते हैं। अगर एक मेंबर नेशनल असेंबली इतना ज़्यादा मतलब कि हम देख रहे हैं कि वो नाराज़ है, शिकायत कर रहा है, शिकवा कर रहा है, तो फिर आम आदमी का तो पुरसाने हाल कोई नहीं हो सकता। हम अगले लीडर के इंतजार में कब तक सर शिकायत शिकवा? सर शिकायत शिकवा? सर मेरे ऊपर एक झूठी औरत आकर निकाह का इल्जाम लगा रही है। वो मुझसे कह रही है कि मेरा निकाह हुआ है। वो कह रही है कि मेरे बच्चे गिर गए। वो क्या कुछ नहीं कह रही, वो रसूल अल्लाह की तौहीन कर रही है। वो हजरत अली का नाम ले रही है। वो पता नहीं क्या क्या कह रही है। मैंने एफआईए, मैंने साइबर क्राइम, मैंने वजीर आजम, मैंने हर तरफ खतूत दिए, मैंने एफआईआर तक लिखवाई है इस्लामाबाद में। मेरी नहीं सुनी गई। उसको गिरफ्तार नहीं करते, उसको रोकते नहीं है, उससे पूछते नहीं है, दिखाओ तुम किसी पे इल्जाम लगा रही हो। इसी तरह शामिजा आ गई थी जिसने बाबर आजम पे इल्जाम लगाया था। आयशा आ गई थी, उन्होंने हमजा पे। ये कौन होती है खवातीन जो अचानक आ जाती है? कहां से आती है ये? कौन भेजता है इनको? कौन प्रमोट करता है इनको? कोई तो होगा ना। डॉक्टर साहब आपके अगर अपने मसाइल इतने पेचीदा हो रहे हैं, मतलब हल नहीं हो पा रहे, कोई आवाज़ कोई सुनवाई नहीं है, हुकूमती सतह पर देख लें, इदारों में जाकर देख लें, तो फिर आम आदमी वहाँ पर बैठ के क्या करेगा? आम आदमी की कौन सुनेगा? जी मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आम आदमी तो अब अलिफ वाला आम आदमी हो गया और सीजन आ गया, उसे खा लेंगे, चूस लेंगे। ये मामला आम की तरफ ही जा रहा है आमिर भाई। अच्छा आमिर भाई हमें ये बता दें कि कोई इजाला कोई कर सकेगा? आने वाले 2 साल हमारे पास रह गए हैं इसी गवर्नमेंट के, या फिर हम अगली हुकूमत का इंतज़ार करें? या वफाक कभी भी कराची के मसाइल हल कर सकता है? वफाक में पीपल्स पार्टी भी रही, नून लीग भी रही, अब आपकी अपनी जमात। वफाक कभी नहीं कर सकता। वफाक कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अब जब आ गए हो, अगर तुम उरूज पर, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है। बात यह कि तुम ये भी नहीं सोच रहे कि हम कराची वालों ने क्या कुछ नहीं किया। तुम ये भी नहीं सोचते कि हमने अपना तन मन धन खून सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन कराची पर जो गवर्नर साहब हैं वो तवज्जो नहीं देते, जो यहाँ के सदर है वो तवज्जो नहीं देते। वज़ीर आज़म साहब तो यहाँ शाज़ और नादिर तशरीफ लाते हैं और आते हैं तो MNA से मिलते भी नहीं, खासतौर पर मुझसे तो मुलाकात भी नहीं करते। हालांकि प्यार करते हैं मुझसे, प्यार पे उनके मुझे कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन वो मिलते नहीं है, चले जाते हैं, तो इस तरह तो मसले हल नहीं होते। नहीं तो आमिर भाई PTI में रहने का फिर कोई जवाब है आपके पास? आप MNA तो हैं, तो क्या आप PTI में हैं, या फिर अब आप समझते हैं कि मैं MNA हूँ, कराची के लिए MNA हूँ, तब तक रहूँगा? देखिए मैं आपको पता है इस्तीफ़ा देने की मरतबा कोशिश कर चुका हूँ, और वो मैंने गलती से वज़ीर आज़म को दिया था, स्पीकर को नहीं दिया था। तो खैर उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, उसने समझाया, मैं समझ गया था, मैं चुप हो गया था। अभी बीच में मसाइल हुए तो खैर मैंने हफीज़ शेख को वोट न देने का फैसला किया था, लेकिन मुझे फिर कहा गया, जो खान साहब ने बहुत दर्द से कहा, तो मैंने फिर बहरहाल दे दिया था। अब मसला ये है कि
मेरे नाम में आता है हुसैन जी। मैं इस हुसैन नाम की वजह से बहुत अकीदत भी रखता हूँ, और चूंकि ये मेरा नाम नहीं है, ये इमाम अली मकाम का नाम है जो मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उनका ग़ुलाम हूँ, उनकी ग़ुलामी पर शर्फ हासिल करता हूँ। मैं जब तक इत्तिमाम हुज्जत नहीं हो जाती, इमाम हुसैन 9 मुहर्रम तक रुके थे, इत्तिमाम हुज्जत जब तक नहीं हो जाती मैं अपनी तरफ से जंग का आगाज़ नहीं करूँगा। मैं इत्तिमाम हुज्जत देख रहा हूँ कि कब इत्तिमाम हुज्जत का वक्त आएगा। अभी हम लोग 7 मुहर्रम तक तो आ गए, 8 और 9 बाकी हैं। 8 और 9 के बाद इत्तिमाम हुज्जत का वक्त ख़त्म हो जाएगा और फिर जंग करनी पड़ेगी। आमिर लियाकत जंग पर उतरेगा तो उसके कपड़े तो आप फाड़ रहे हैं, उसको पता है कि आप कपड़े उसके फाड़ रहे हैं, उसको पता है, लेकिन वो अपने कपड़े फटते हुए नहीं देखेगा। वो फिर जब जंग पर उतर आए तो आप सब ये जहांगीर तनी वगैरह सबको भूल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आमिर लियाकत हुसैन हम ख्याल ग्रुप भी यानी कि आमिर भाई बन सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, वक्त दिया और खासे नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन मतलब कि अफसोस की बात यह है कि अगर मेंबर नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली का एक मेंबर है और वो ये समझ रहा है कि कोई हल ही नहीं निकल सकता है, तो फिर हम किससे उम्मीद रख सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि जी कि मैं मेंबर नेशनल असम्बली हूँ आपके सामने, लेकिन मेरी तो सुनवाई नहीं होती है, सिंध हुकूमत वैसे काम नहीं कर रही, विफाक हमारी बात नहीं सुन रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर सवाल यही हमजा जैसे कह रहे हैं कि पैदा होता है कि आम आदमी की कौन सुनेगा, जो शहरी वहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं, जो इन तमाम चीज़ों से नंबर आज़मा हैं, उनकी आखिर सुनवाई कब होगी। तो ये एक बड़ा मसला है, डिबेट्स बहुत होती हैं इसके ऊपर, लेकिन मसले का हल जो है वो हमें निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हम मौसम की भी बात कर लेते हैं, सियासी मौसम के बाद, और बात कर लेते हैं जो वेदर है, जो मौसम है उसकी बात कर लेते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ जो है ये मिजाज मौसम का बिगड़ता चला जा रहा है। वैसे आप देखें ना, अगर आप पता करें कि जी कि आप देखें कि जी कि अच्छा आज कितनी गर्मी है, आपको पता लगा जी कि अच्छा ये मतलब 40 डिग्री पे है, लेकिन वो ऐसे लग रहा होता है जैसे 50 को क्रॉस कर गया। गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। और पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज जो है वो आग उगलना शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि आज भी दिन भर मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्मी रहेगा, खुश्की रहेगा। शदीद गर्मी के बायस जो मैदानी इलाके हैं, बाद अज़ दोपहर गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान भी है। बिल्कुल ऐसी है शाल। और मौसम के हवाले से एक अच्छी खबर भी है, कल से जुमेरात तक पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को भी की जा रही है। और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा। सिंध और बलोचिस्तान वाले गर्मी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि वहाँ पर तो बारिश नहीं होने वाली है, मौसम वहाँ पर शदीद गर्म रहने वाला है। हम खुद देखें, अगर पंजाब की बात कर लेते हैं, लाहौर की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ही गर्म है। कुछ दिनों से हमें ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है। तो इस हवाले से हम तफसीलात भी ले लेते हैं। डायरेक्ट में मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर अहमद बाबर साहब, मुल्क में गर्मी की जो मौजूदा लहर है कब तक बरकरार रहेगी? आखिर कोई तो अच्छी खबर होगी हमारे लिए? फिलहाल तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्मी रहेगा। खासतौर पे दिन के दर्जा हरारत, तो दिन के वक्त तो मौसम मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में खुश्क और गर्म है। सिंध और बलोचिस्तान के ज़्यादातर अजला में तो गर्मी की शिद्दत में बरकरार रहेगी, जबकि पंजाब के जो बालाई अजला हैं जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, कोटखार का इलाका है, मरी है, इन इलाकों में तो दिन के वक्त तो मौसम खुश्क और गर्मी हो अगले 2-3 रोज़ के दौरान, लेकिन शाम या रात के औकात में यहाँ पे आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के कुछ इम्कान जो हैं वो मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ जो है शाम या रात के औकात में जो है मिलने का की तवक्को है। लेकिन दिन के औकात में ज़्यादातर मौसम खुश्क और गर्मी होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके जो हैं उनमें मौसम खुश्क और गर्मी होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला जो हैं उनके अंदर शाम या रात के वक्त, इसमें चित्राल, सवात, कोस्तान और मानसरा वगैरह के इलाके शामिल हैं, इनमें जो है वो शाम या रात के औकात में कोई डेवलपमेंट के चांसेस हैं और शाम या रात के औकात में अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान यहाँ पे रिलीफ मिलने की तवक्को है। जबकि कश्मीर में भी दिन के औकात में मौसम खुश्क ही है, लेकिन शाम या रात के औकात में यहाँ पे भी बारिश और गरज चमक का इम्कान है। ठीक है ज़हीर बाबर साहब, जिस तरह मैं और इशाल अभी बात कर रहे थे कि गर्मी का अगर हम देखें ना कि कितनी डिग्री पर पहुँच चुके हैं, तो वो जब हम देखते हैं तो हमें गर्मी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस हो रही होती है। इसकी वजह क्या है? इसको हम मेट्रोलॉजिकल या ज़बान में फीड लाइक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। कि जो आपको हमें बॉडी का जो जिस्म को जो महसूस हो रहा होता है वो टेम्परेचर जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि जो कूलिंग फिनोमिना है, यानी कि जिस वजह से बॉडी हमारी या जिस्म हमारा ठंडा होता है इवेपोरेशन की वजह से,
तो वो फिनोमिना या वो जो है वो कमज़ोर पड़ जाए या कम हो जाए तो बॉडी जो है वो ज़्यादा अपने टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा ज़हीर साहब, ये भी बताएगा कि इस बार मानसून का सीज़न साल के किस महीने में शुरू हो जाएगा, कब से शुरू हो जाएगा और क्या इसका दौरानिया लंबा होगा या फिर महदूद किस्म की बारिशें हमें देखने को मिलेंगी? मानसून एक्चुअली जो ऑनसेट होता है मानसून का वो इंडिया के सदर्न टिप जो केरला का है, केरला से मानसून स्टार्ट होता है। अच्छा। और वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में इंडिया में ऑनसेट होता है, फर्स्ट डे ऑफ जून। लेकिन अभी भी इंडिया में ऑनसेट अभी भी नहीं हुआ ऑनसेट मानसून का, एक्सपेक्टेड है 3 जून के के करीब जो है ऑनसेट होता है मानसून का। और फिर ये मानसून अक्रॉस इंडिया कवर करते हुए पाकिस्तान के अंदर एंटर होती हैं मानसूनल इवेंट्स और ये तकरीबन 1 महीना लग जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है वो ऑनसेट होता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है वो हम मानसून एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अभी दूर है, 1 महीना है। ये जो महीना है मई और जून के महीने, ये हमारे यहाँ शदीद गर्मी के महीने होते हैं और जो पीक सीजन है गर्मियों का वो मई और जून में होता है। उसके बाद फिर मानसून जो है। ठीक है ज़हीर बाबर साहब, हम स्कूल्स की भी बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हमारे तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब बात ये हो रही है कि गर्मियों की छुट्टियां ना दी जाएं। हम देखते हैं कि गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसीलिए तो गर्मियों की छुट्टियां बच्चों को देना पड़ती थी। गर्मियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि छुट्टियां जो हैं वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? महकमा मौसमियात की जानिब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, बच्चों के लिए सेफ होती है अगर वो बाहर निकल रहे हों तो? देखिए, ये हम लोग महकमा मौसमियात मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आपको फोरकास्ट दे सकता है टेम्परेचर। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या NCOC वगैरह ने लेने होते हैं, तो लेट देम डिसाइड कि वो क्या बेहतर है। और क्योंकि बहुत लंबा बच्चों का हर्ज भी हुआ है तो वो टाइमिंग कैसे सेट करते हैं और किस तरह उसको मैनेज करते हैं। तो सम डिसीजन, जो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि कंसर्न एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस को लेने चाहिए और वो लेती भी हैं। नहीं, कुछ तजावीज़ आप लोगों की जानिब से भी सामने आती हैं कि जी कि मौसम ऐसा रहेगा, इसमें ये एहतियात बरतनी चाहिए। मैं उस बारे में पूछना चाह रहा था। जी बिल्कुल, हम लोग तो अपनी एडवाइजरी वगैरह देते रहते हैं कि जैसे गर्म मौसम है, इसमें लू लगने का अंदेशा होता है, अपने आप को कवर रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, छाँव में जो है वो ज़्यादातर रहें, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि आप ज़्यादातर जो है ये शाम के औकात में या सुबह के औकात में जब दर्जा हरारत जो मुतदिल होगा उस तरह उसको ऑर्गेनाइज करें। एक्सपोजर जो है सन के साथ वो कम से कम रखें। अच्छा, ये भी बताएगा, गर्मियों का तवील होने का बड़ा सुनने में आ रहा है कि गर्मियाँ इस बार तवील होंगी, ज़्यादा दिन तक रहेंगी, ज़्यादा महीनों तक रहेंगी। कब तक गर्मी जो है वो बरकरार रहेगी, कितने महीने चलेगी? देखिए, ये बहुत एक बेग सी टर्म हो जाती है। जो हमारे यहाँ मैंने जैसे पहले भी आपको अर्ज किया है कि जो गर्मियों का मौसम है वो मई से ऑलमोस्ट जो है पीक सीजन स्टार्ट हो जाता है। मई और जून में जो है वो गर्मियों का सीज़न होता है। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर तक जो है वो रेनी सीज़न रहता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें होती रहती हैं और उसके बाद फिर एक ड्राई पीरियड आता है। अक्टूबर में जो है रेन्स जो है जिसे हम मानसून रेन्स कहते हैं वो कट ऑफ हो जाती हैं और फिर एक ड्राई पीरियड आता है अक्टूबर और नवंबर का। उस ड्राई पीरियड में फिर उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है वो विंटर का सीज़न जो टिपिकल विंटर सीज़न कहलाता है और उसके बाद फिर स्प्रिंग सीजन। ये साइकिल है, सीजन साइकिल है जो कि चलती रहती है और इसमें कुछ नेचुरल वेरिएशंस भी होती हैं, 2-4 रोज़ आगे पीछे। अब जिस तरह मानसून का मैंने आपको बताया है कि वार्म सेट जो था वो एक्सपेक्टेड था फर्स्ट डे ऑफ जून से, तो लेकिन वो अब थोड़ा सा डिले हो रहा है, लग ऐसे रहा है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन ऐसी डेवलप हो रही हैं। तो ये एक डायनामिक फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि चलते भी रहते हैं और उसमें चेंजेस भी जो हैं वो आती रहती हैं। बिल्कुल ठीक है ज़हीर बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम कैसा रहेगा ये बता रहे थे और मौसम गर्म ही रहेगा। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रात के औकात में हो सकता है कि कुछ हवा ठंडी चले और बारिश भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपको जो है वो गर्मी दिन में भी रात में भी अभी ताहाल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, सयाहत की बात करते हैं हम। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। पाकिस्तान में भी सयाहत के लातादाद मौके मौजूद हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को लाजवाल हसीन वादियों से माला माल किया है।
ताहम ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान अभी तक उन मौक़ों से फ़ायदा ही नहीं उठा सका, उन जगहों को एक्सप्लोर ही नहीं कर सका। दुरुस्त ऐसे ही है, और अगर हमने एक्सप्लोर कर भी लिया है तो वहाँ पर इंतज़ामात इतने अच्छे नहीं हैं कि सयाह वहाँ पर जा सके। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सयाहत को तरक्की देने के लिए बहुत सी नई पॉलिसियाँ लाने का ऐलान भी किया है, ताहम अभी तक हम उनके नताइज नहीं देख पा रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स मौजूद हैं सयाहत को तरक्की देने के लिए। शुमाली इलाकाजात में इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरक्की की ज़रूरत है उसकी भी कोई पॉलिसी अभी तक सामने आई नहीं है। कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं कि मुल्क की सयाहत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। वज़ीर आज़म साहब ने सयाहत की बात की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1.5 साल से कोरोना की वजह से हम देख रहे थे कि सयाहत बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो सकी। बिल्कुल ऐसा ही है, आलमी वबा ने कमज़ोर कर दिया है सयाहत को भी, और सयाहती मकामात SOPs के साथ खोले जा रहे हैं अब तो, जो कि यकीनी तौर पर खुशाइंद बात है। अब हुकूमत ने अहम कदम उठाते हुए सयाहत के फ़रोग़ के लिए 10 साला पॉलिसी जो है वो मुरतब कर ली है। नेशनल टूरिज़म स्ट्रेटजी के तहत दुनिया भर में पाकिस्तान के सयाहती मकामात को उजागर किया जाएगा, उनको वुसअत दी जाएगी, वहाँ पर उस तरह की सहूलियात दी जाएंगी ताकि टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ तक जाएं और एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि PTDC 2021 से 2025 तक का एक्शन प्लान भी जो है वो बना रही है, और इसके तहत दुनिया भर में पाकिस्तान के सयाहती मकामात को उजागर भी किया जाएगा। सयाहत के फ़रोग़ से नौकरियों के नए मौक़े भी पैदा होंगे। अब क्या काम किया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, क्या प्लान है, हमारे साथ मौजूद हैं MD मौजूद हैं हमारे साथ आफ्ताबुर रहमान साहब, PTDC के ये MD हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर ये बताइएगा, नेशनल टूरिज़म स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं 2021 से लेकर, जो एक तो 10 साला प्लान है और ये जो 5 साला है, हिकमत अमली क्या आपने तरतीब दी है? जी अस्सलाम वालेकुम, और आपको शुक्रिया, आपने टूरिज़म के टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी। बुनियादी तौर पे जैसा कि आप अक्सर देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं सैर व सियाहत के शोबे को पाकिस्तान में फ़रोग़ देने के लिए, और एक इसी विजन के तहत गुज़श्ता कुछ अरसे से काम हो रहा था, और अभी एक कंसेंसस के साथ नेशनल टूरिज़म स्ट्रेटजी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें कि तमाम सूबों के और तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स ने कंसल्टेशन में हिस्सा लिया है। मकसद ये है कि सैर व सियाहत के शोबे को सिर्फ तफरीह की हद तक ना रखा जाए, बल्कि इसको एक मुल्की मईशत की तरक्की का बेहतरीन ज़रिया बनाया जाए, ताकि ये पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार भी फराहम करे और बहुत सारे नए बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करे। तो ये जो नेशनल टूरिज़म स्ट्रेटजी है, इसके बहुत सारे मकासद हैं, जो कि शॉर्ट टर्म्स भी हैं, मिड टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म्स भी हैं। इसके साथ इसलिए एक पूरा एक्शन प्लान बनाया गया है कि अगले 10 सालों में किस तरह मुख्तलिफ जो मराहल हैं उनको तय करना है, और सियाहत के शोबे को एक नेशनल इकॉनमी का एक इम्पॉर्टेंट इंजन बनाना है। ठीक है राना साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारे सयाहती मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक सहूलियात दस्तियाब नहीं हैं, लोग वहाँ उन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर उस तरह की सहूलियात नहीं मिलती हैं। उस हवाले से कि कितना काम हो रहा है कि उन इलाकों को इतनी सहूलियात दे दी जाएँ कि टूरिस्ट जो है वो वहाँ तक जा सकें। फिर रेवेन्यू आप कितना देख रहे हैं, क्या टास्क देख रहे हैं आप 2023 तक कितना जनरेट कर पाएंगे सयाहत के शोबे से? देखिए, पहली तो बात ये है कि जैसा आपने देखा, कोरोना की वजह से सारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा शोबा मुतासर हुआ है वो सैर व सियाहत का है, और इतनी हद तक कभी दुनिया में तनज़्ज़ुली नहीं आई जितनी टूरिज़म में अब देखने में आ रही है। ओवरऑल इंटरनेशनल टूरिज़म में कुछ 70% से ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। ज़ाहिर है उसी के इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़े हैं, और हमारे यहाँ भी जो सैर व सियाहत की इंडस्ट्री है उस पर बहुत बुरे असरात पड़े हैं, जिसकी वजह से सियाहों की तादाद में कमी भी है। और ज़ाहिर है ये भी देखना है कि जो सियाहत है उसकी वजह से लोगों की जानों को ख़तरात ना हो, तो SOPs को बड़ा केयरफुली डिज़ाइन किया गया है, और उन एरियाज़ को खोलने के लिए जहाँ पे हालात बेहतर हैं भी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत काम कर रही है। तो जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है, तो आपसे ये समझें कि ये जो टाइम कोरोना का था, इस पर हमारी ज़्यादातर जो कोशिश रही है वो यही कि हम अपना होमवर्क करें और वो स्ट्रेटजीज़ और प्लान डेवलप करें कि हम आने वाले दिनों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें। तो एक नेशनल जो विजन अभी बनी है उसके तहत हर सूबे में नए सियाहती मकामात के लिए इंटीग्रेटेड जोन्स के ऊपर काम हो रहा है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ बन रही हैं। तमाम सूबों को टारगेट दिए गए हैं कि वो अपने अपने सूबों में आइडेंटिफाई करें कि कौन सी
नई जगह हैं जिनको सैर व सियाहत के लिए खोलना है और वहाँ पे किस किस्म की डेवलपमेंट करना है। हुकूमत की ये तरजीह है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो माहौल दोस्त तरीके से होनी चाहिए, वो हैफेज़र्ड डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस वक्त जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है वो सस्टेनेबल टूरिज्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती है। तो इसका पहला मरहला ये है कि पहले आप अपना पूरा मास्टर प्लान बनाएं, फिर उस एरिया को ओपन करें। तो ऑलरेडी अभी इस वक्त KPK के सूबे के अंदर 4 टूरिज्म जोन बन रहे हैं। इसी तरह पंजाब के सूबे में 4 नए टूरिज्म जोन पे काम हो रहा है। बलूचिस्तान में कोस्टल एरियाज के साथ साथ टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए स्ट्रेटजीज पे काम हो रहा है। सिंध में थरपारकर के एरिया में स्ट्रेटजी के ऊपर काम हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में भी बहुत सारे सियाहती मकामात को आइडेंटिफाई किया गया। तो हम इंशाल्लाह इस साल के तकरीबन 3rd क्वार्टर तक ये जो स्ट्रेटजीज और इस किस्म के सारे काम हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर हुकूमत की तरजीह ये है कि प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाए कि वो आगे आए और इन्वेस्टमेंट करें। और हुकूमत बहुत हद तक अभी जो हुकूमत की जी रान साहब ये बताइएगा कि हम अब ये भी चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब का विजन भी है कि हम इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनको पाकिस्तान लाना चाहते हैं। इससे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भी जाएगा, रेवेन्यू तो हम जनरेट कर ही रहे होंगे, हमने पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भी देना है। उनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उनको क्या जो है सहूलतें दी जाएंगी, क्या आसानियाँ दी जाएंगी ताकि वो यहाँ पर आराम से आ सकें। फिर सिक्योरिटी के हवाले से क्या किया जाएगा? देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं बैनुल-अक़वामी सयाहों को पाकिस्तान में लाने के लिए। सबसे पहली बात है कि आपकी जो वीज़ा पॉलिसी है वो इतनी अच्छी हो कि लोगों को वीज़ा लेने में दुश्वारी ना हो। तो हुकूमत ने आते ही पहला काम तो ये किया था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऑनलाइन वीज़ा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था और उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बेहतरी आती जा रही है और हम मज़ीद काम कर रहे हैं कि किस तरह इसको और आसान बनाया जाए। तो जब वीज़ा की सहूलत बेहतर हो जाए तो सियाहों की तादाद में काफ़ी इजाफा होता है। दूसरा ये है कि जो बहुत सारे इलाकों में आपको याद होगा सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से NOCs के मसाइल थे कि टूरिस्ट आने के बावजूद बहुत सारे इलाकों में नहीं जा पाते थे। तो वो भी हुकूमत ने ख़त्म किया है कि जो NOCs की कंडीशंस थी मुख्तलिफ सूबों में उसको ख़त्म किया है या उसमें बहुत हद तक कमी कर दिया, तो वो भी बेहतरी आ गई है। अब ये है कि जैसे ही कोरोना के साथ हालात बेहतर होंगे तो हुकूमत ने ऑलरेडी एक बहुत एग्रेसिवली एक टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बैनुल-अक़वामी मार्केट में एक पाकिस्तान टूरिज़्म ब्रांड कैंपेन डिज़ाइन की है, जो कि इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर खुद अगस्त के महीने में या सितंबर के शुरू में लॉन्च करेंगे। और उस कैंपेन के लॉन्च होने से ये होगा कि जो पाकिस्तान का एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इमेज है वो सारी दुनिया में प्रमोट होगा। जो हमारी फॉरेन मिशन एम्बेसीज हैं उनके साथ लेज़ॉन को बढ़ा रहे हैं कि वो ट्रेड मिशन जो हैं वहाँ के लोगों के साथ टूर ऑपरेटर के साथ राब्तों को बढ़ाएं ताकि अभी जो फॉरेन टूरिज़्म कम है पाकिस्तान में उसको बेहतर किया जाए। इसी तरह एयरलाइंस के साथ कोऑर्डिनेशन को बिल्डअप किया जा रहा है। हुकूमत पहली दफ़ा शुमाली इलाकों में स्कर्दू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर खोलने जा रही है। होपफुली जुलाई या अगस्त में वहाँ पर पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड करेगी। तो हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं वो बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए वहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा, जहाँ बड़ी तादाद में माउंटेनियर्स वगैरह आते हैं। साथ ही साथ जो रिलीजियस टूरिज़्म है अगर आप देखें तो जो सिख यात्री हैं या जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट हैं, इन 2 सेगमेंट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि उनके लिए फैसिलिटीज़ को कैसे बेहतर किया जाए। और बहुत हद तक पंजाब में आपने देखा होगा हमने जो गुरुद्वाराज हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ को बेहतर कर दिया है, उनके लिए दीगर सहूलियात को अच्छा कर दिया। इसी तरह जो KP और गंधारा का रीजन है टेक्सला के साथ साथ यहाँ पे बुद्ध मत के जो पैरोकार हैं उनके लिए भी सहूलतों को बेहतर किया जा रहा है। तो ये भी एक मेजर फोकस होगा। तो इस वक्त जो हमारी फॉरेन टूरिज़्म की इकॉनमी कोई 900-950 मिलियन डॉलर के ऊपर है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 साल के अंदर ये 2 से 3 बिलियन तक इंशाल्लाह चली जाएगी और एक मेजर कंट्रीब्यूट करेगी पाकिस्तान की GDP के अंदर। अच्छा राना साहब, हम देखते हैं कि हमारे पास वादियां तो बहुत खूबसूरत हैं, जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन उनमें एंटरटेनमेंट के मौके उतने ज़्यादा नहीं है। हम देखें तो हमारे मरी गलियात में या एबटाबाद में कोई एक पथरियाटा चेयर लिफ्ट लगा दी गई या केबल कार लगा दी गई। इस तरह की सहूलियात जो हैं, इस तरह के एंटरटेनमेंट ऐसे जगहों पर, ऐसे इलाकों में देना, उसके ऊपर भी क्या कोई काम हो रहा है? जी इस पर मैं आपको बताऊं, इस वक्त कम से कम कोई 20 ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनकी फिजिबिलिटीज़ बन रही हैं रिजॉर्ट्स डेवलप करने के लिए, और वो सारे सूबों में हैं।
वफाकी हुकूमत सब सूबों के साथ मिलकर इस वक्त काम कर रही है कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म के तहत। अभी रिसेंटली आप अगर अखबारात को भी देखें उठा के, तो केपी गवर्नमेंट ने अभी ठंडियानी में 300 कनाल का एक इंटरनेशनल रिजॉर्ट, स्टैंडर्ड का रिजॉर्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसी तरह कुमराट में 6 लिफ्ट लगाने की फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है। इसी तरह घनोल और मंकियाल और माडागलश की वैली में जो विंटर्स टूरिज्म और इस किस्म की स्पोर्ट्स हो सकती हैं उसके लिए, तो अभी बहुत सारा काम जो है वो हमारा स्ट्रेटजीज़ के लेवल के ऊपर और जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ का जो है इन पाइपलाइन है। जैसे मैंने बताया, अगले 5 से 6 महीने में ये तमाम स्ट्रेटजीज़ इंशाल्लाह फाइनल हो जाएंगी। फिर हम एक बिल्कुल प्लान तरीके के साथ इसको ऑफर कर सकेंगे इन्वेस्टर्स को कि वो आएँ और उन प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्ट करें और वो नए रिजॉर्ट्स जो हैं वो डेवलप करें पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। आफ्ताबुर रहमान राना साहब की आपका सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और जब हम सयाहत की बात कर रहे हैं तो सयाहत में मतलब कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान के पास मौका है कि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर ले, और ये हुकूमत काम भी बहुत ज़्यादा कर रही है। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद जो हैं चाहते थे कि हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू सयाहत से के शोबे से जो है वो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से जो विशाल मुश्किलात आई हैं, हमने देखा है कि आप लोग खुद भी हैं, आप लोग खुद भी जानते हैं कि आप लोग खुद कितना जा सके हैं। तो हम जो इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात कर रहे थे, टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो उसको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जिस तरह से हुकूमत इसको बढ़ाना चाहती है, उन जगहों पर सहूलियात देना चाहती है या एंटरटेनमेंट के मौके देना चाहती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमें रेवेन्यू भी जनरेट होगा, आवाम को जो है जो नौकरियां हैं वो भी मिलेंगी, और जो हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं उन जगहों को, कोई इंजॉयमेंट नहीं देखना चाहते हैं, तो हमारे पास जगह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको इस्तेमाल करना चाहिए। बस उनको वहाँ पर रोड्स नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। आप देखें कि जब आप जाते हैं आपको एक बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जो है आपको कोई रिहाइश नज़र नहीं आ रही होती है, आपको कोई खाने पीने की जगह नज़र नहीं आ रही होती है, आपको टॉयलेट्स के मसाइल आ रहे होते हैं। फिर आप जब वहाँ पर चले जाते हैं किसी मकाम पर, माशाल्लाह से इतना गंद मचाते हैं वहाँ पर जाके कि जो बाहर से आ रहे होते हैं वो भी देखते होंगे कि पाकिस्तानी क्या करते हैं। तो हमारी जो जिम्मेदारी क्या है, जब ऐसी जगहों पर आप चले जाया करें तो बराए मेहरबानी अपने साथ कोई बैग रखा करें जिसके अंदर आप अपना गन डाल के वापस लाएं, कहीं और फेंकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि झीलें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है हमारे पास, वाटर स्कूटर उनमें होना चाहिए, वाटर बोट्स होनी चाहिए जिनको आप चला सके। बड़ी खूबसूरत झीलें, और मैं खुद चाहती हूँ पैराग्लाइडिंग हो। यार हम बाहर निकलते हैं अगर सयाहत के लिए, तो हमें इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इंजॉय करने को मिले। महदूद मौके हैं, बहुत कम मतलब मखसूस मकामात हैं जहाँ पर ये वाली ऑप्शंस मौजूद हैं जो इशाल हमें बता रही हैं। तो ऐसा होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर जाएं, एंजॉय करें, वापस आएं, बेहतरीन काम करें अपना, और फिर छुट्टी मनाने जाएं। रिफ्रेशमेंट के लिए तो जाते हैं लोग, लेकिन अगर रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगी, बस वो आवाज़ार होकर जाएंगे, रोड्स टूटी सफर से थक जाएंगे, बिल्कुल, तो फिर लोग जाना ही नहीं चाहेंगे। तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया के सामने रखना है, तो फिर तो हमें उसके ऊपर बहुत सारा काम करना होगा। ये जो नदियों के अंदर और ये वैलीज़ की बात हो रही है, वहाँ पर जो गोते लगाना चाह रही हैं, अब हम इल्म के समंदर के गोतों की बात करते हैं कि वहाँ पर गोता लगाना जो है ना वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अगर जब बच्चे ये काम करने लगें तो फिर आप उनकी कितनी तारीफ़ करेंगे। किताबों से वैसे ही हम देख रहे हैं हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, किताबें लिखने में लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। पहला लफ्ज़ खुद से लिखना बहुत मुश्किल है, और फिर इतनी लंबी लंबी तहरीरें लिखना, किताबें लिख डालना। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कम उम्र तरीन मुसन्निफ़ा जो हैं, जो 16 साल की बच्ची हैं, उन्होंने 16 साल की उम्र में 8 किताबें लिख डाली हैं। आप सोचें कि एक किताब नहीं लिखी जाती, जैसे हमजा कह रहे हैं एक लफ्ज़ पहला लिखना खुद से इतना मुश्किल होता है। कितनी किताबें लिख डाली हैं उन्होंने? 8 किताबें लिख डाली है 16 साल की उम्र में। मुझे पूरा यकीन है कि 16 साल की उम्र में पाकिस्तान में हमारे बच्चे जो हैं कोर्स की किताबों के अलावा कोई और किताब पढ़ते भी नहीं होंगे। कोर्स की पढ़ने तो बड़ी बात है हमजा। कोर्स तो चलो मजबूरी हो जाती है ना, पेपर देने पड़ते हैं, आपको ट्यूशन जाना पड़ रहा होता है, आपको स्कूल जाना पड़ रहा होता है, लेकिन उससे हटकर क्या कितने बच्चे होंगे जो 8 किताबें पढ़ते भी होंगे। और इन्होंने, मरियम ने 8 किताबें जो हैं वो लिखी 16 साल की उम्र तक। किताबों में इन्होंने सेल्फ हेल्प की बात की, ब्लॉगिंग की बात की, कॉपी राइटिंग जो है, बच्चों की किताबें हैं, नॉवेल्स शामिल हैं इसके अंदर। और एजाज़ की बात यह है कि इनकी ये तमाम किताबें अमेज़ॉन पर दस्तयाब हैं। बिल्कुल जी। मरियम आरिफ जो है वो एक नावल 50,000 उनका अल्फाज पर मुश्तमिल है ये नावल। और मरियम कहती हैं कि उन्होंने 10 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था, और पहला नावल जो है वो 14 साल की उम्र में लिख लिया था, जबकि 7 किताबें 1 साल में लिखी हैं। तो 1 साल में, मतलब बड़े बड़े मुसन्निफ भी जो है ना वो 6 महीने साल में एक किताब जो है वो मैक्सिमम लॉन्च कर देते हैं। कैसे ख्याल है ये तो हम मरियम से जानेंगे। साथ अब्दुल हादी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटी में 1000 से ज़ायद किताबें जो हैं पढ़ चुके हैं, वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं। तो ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम को भी हम वेलकम कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ अब्दुल हादी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम कहेंगे। अब्दुल हादी अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों जो हैं
हमारे सितारे हैं। पहले बात कर लेते हैं मरियम आपसे, क्योंकि किताब लिखी जाएगी तो किताब पढ़ी जाएगी, तो पहले लिखने वालों से बात करते हैं। शौक कैसे पैदा हुआ? 10 साल की उम्र में आपने पहली किताब लिखना शुरू की, आपके इंटरेस्ट क्या थे? वेल बेसिकली मैंने 10 ईयर से स्टार्ट किया था। उसमें मैंने सबसे पहले बचपन से पैशन था राइटिंग का, और क्योंकि मुझे राइटिंग अच्छी लगती थी इसी की वजह से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। और मैंने 10 एज पे स्टार्टिंग की थी। 12 पे मेरी जो पोइम्स बेसिकली स्टार्ट हुई थी, वो पोइम्स थी वो पब्लिश होती थी डॉन यंग्स में। उसके बाद 14 एज पे मेरा फर्स्ट नावल कंप्लीट हो गया था और पब्लिश हुआ था। 15 में यानी लास्ट ईयर मैंने तकरीबन 7 बुक्स लिखी हैं और उनको पब्लिश किया है। अच्छा, 16 साल की हैं आप और इतने बड़े बड़े काम, किसने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया? मोटिवेशन कहाँ से मिली? और फिर आप इतनी छोटी सी उम्र से जब ये आपने स्टार्ट किया तो कहीं से सीखा भी था? क्योंकि राइटिंग बहुत ही मुश्किल चीज़ है, इतनी आसानी से नहीं आ जाता ये सब। देखिए मुश्किल तो है, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो जो मैं स्टार्टिंग में जिनसे इंस्पायरेशन ली बेसिकली अदर राइटर्स, ठीक है, जो आपकी फील्ड में बाकी इंग्लिश राइटर्स हैं, दे हैव डन एन इनक्रेडिबल जॉब, चाहे वो उर्दू के हैं इंग्लिश के हैं, और आप उनमें से किसी की भी बुक उठाओ, उसको पढ़ो, उससे आप काफ़ी ज़्यादा सीखते हो। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी पढ़ी और उसके बाद उनको लिखा भी, और उसी राइटिंग की वजह से राइटिंग इज़ एक्चुअली अ वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आई हैव रिटन सेल्फ हेल्प बुक्स जो कि बाकियों को भी इनेबल करें और यूथ को हेल्प करें टू स्टैंड अप। ये 5 सेल्फ हेल्प हो गई, और फिर 2 चिल्ड्रंस बुक जो बेसिकली आप मेरे साथ अब्दुल हादी को भी देख सकते हैं। ये मुझे पता है कि हमारे पाकिस्तान में भी इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं बुक्स को, तो ये 2 चिल्ड्रन बुक्स मैंने इसी रीज़न के लिए लिखी थी। एंड देन आई हैव अ नॉवल which has 50,000 words. Okay, it has 50,000 words. ठीक है अब्दुल हादी, आप हमें पहले तो ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है, कब से किताबें पढ़ना आपने शुरू की थी, अब तक कितनी किताबें पढ़ चुके हैं? हमें भी बताएं कि किताबें कैसे पढ़ी जा सकती हैं, कैसे मोटिवेशन मिलती है कि भाई किताब पढ़नी चाहिए। मैं तो 6 साल से मैंने बुक रीडिंग शुरू की है, और अभी मैं 10 साल का हूँ, 5 क्लास में हूँ। और पहली बुक मैंने पढ़ी थी स्टोरीज फॉर किड्स। वो बहुत लेंथी बुक थी वो। और उसके अंदर 3 चैप्टर्स थे, स्टोरी अबाउट बेयर, स्टोरी अबाउट रैबिट और डॉग। बहुत लेंथी बुक थी। अच्छा, हादी को हमजा पता है पेरेंट्स ने बहुत छोटी सी एज में घर पे लाइब्रेरी में इंग्लिश बुक्स जो है वो पढ़ानी शुरू कर दी थी, और अब हादी जो हैं वो इतनी 1000 बुक्स जो है वो पढ़ चुके हैं। तो हादी, इतना इंटरेस्ट पेरेंट्स के कहने पर डेवलप हुआ या अपने अंदर जुनून है पढ़ने का बुक्स? बस खुद ही डेवलप हुआ है वो। जब मैं छोटा था, मैं अपने मामा को देखता था, वो नॉवल पढ़ती थी और उससे शौक पैदा हुआ था। अच्छा हादी, आपको कौन सी बुक्स ज़्यादा पसंद है? मतलब इतनी बुक्स आपने पढ़ी हैं, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है वो भी हमें बताएं। हैरी पॉटर की बुक्स भी पसंद है, और वो बड़ी बुक्स भी मैं लाइक करता हूँ। लिटिल प्लम, मिस हैप्पीनेस मिस फ्लावर, वियर्ड बट ट्रू 3, वियर्ड बट ट्रू 1, वो कैप्टन अंडरपैंट बुक, रोल्ड हॉल बुक, द डॉल्स हाउस, शैडो, जेम्स एंड जायंट पीस, फेरी डॉल्स हाउस, मैजिक स्कूल बस, गर्ल्स वाली बुक्स भी पढ़ते हैं आप? ये पूरी बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं। फेरी डॉल हाउस से आपका क्या लेना देना? ये तो बच्चों के इंटरेस्ट की बात है ना, लड़कियों की पढ़ने वाली बुक है, आपने लड़कियों के इंटरेस्ट वाली बुक्स भी पढ़नी होती हैं। जी हाँ जी, आप इनको बताएं ना कि किताबों का कोई जेंडर नहीं होता है। फेरी टेल बुक्स तो फिर भी नहीं, आपको किताबों का कोई जेंडर नहीं होता। किताबों का कोई जेंडर होता है कि नहीं होता, ये हम मरियम से जानते हैं। मरियम, आप बताएं, किताबों का कोई जेंडर होता है या हर किताब जो आपके सामने आ जाए आपको पढ़नी चाहिए? मेरे ख्याल में तो ज़्यादा आपको यही करना चाहिए कि हर किताब ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों का जेंडर नहीं होता। उनसे आपको बेसिकली लेना लिटरेचर है, सही है, बुक इज़ अबाउट आवर हिस्ट्री, और
उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगेन वोकेबलरी इंप्रूव होती है, आपको ठीक है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। इसलिए ये हर तरह की बुक्स पढ़नी भी चाहिए, उनसे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आप मिलता भी है। फेरी टेल बुक जो है ना वो आज से मैं पढ़नी शुरू कर दो, ठीक है? पहले तो इशाल ये बहुत ज़रूरी है कि ये टेक्निक सीखने की ज़रूरत है कि किताबें पढ़नी कैसे हैं, लिखनी कैसे हैं। आप मुझे मरियम ये भी बताएं, फेवरेट राइटर कौन है आपका? Well, basically, it is George R.R. Martin, who is the writer of Game of Thrones. George R.R. Martin, I think, has done an incredible job. अगर आप देखें उनके novels में इतनी in depth है, movies तो एक चीज़ है ना, उसकी movies थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन novels it has depth, वो fiction novels हैं उनके and they are just incredible. अच्छा, आप मरियम सिर्फ इंग्लिश में नॉवेल्स लिखना चाहती हैं या फिर दीगर लैंग्वेजेस में भी आप नॉवेल्स लिखना चाहती हैं? दूसरे ज़ुबानों के कौन से मुसन्निफ़ हैं जो आपको पसंद हैं? Well, अगर उर्दू ज़ुबान की बात की जाए तो बेसिकली माई मदर इज़ अ राइटर, और क्योंकि वो राइटर हैं आई एम इंस्पायर्ड बाय हर, और मैं इंशाल्लाह उर्दू में भी लिखूंगी, और अगेन मैं अपनी मदर से हेल्प लूँगी, और बाकी ज़बानों को भी आई ट्राई। पहले सबसे पहले तो मुझे सीखनी पड़ेंगी, लेकिन उर्दू के लिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। क्या बात है। अच्छा हादी, हमें ये बताएं, आपने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, एक किताब कितने अरसे में आप ख़त्म कर लेते हैं? और अगर हम कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, हमें आप मशवरा क्या देंगे, किताब इस तरह से पढ़नी चाहिए? वेल, मैं तो बहुत जल्दी से किताबें पढ़ सकता हूँ, और अगर किताब पढ़नी है तो फिर फुल फोकस करके पढ़ना है, एंड अगर जल्दी से पढ़ना है फिर जल्दी से भी पढ़ सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा आहिस्ता पढ़ें, तो फिर आप ना तो आप अंडरस्टैंड करें स्टोरी को। अगर जल्दी से पढ़ते हैं ना तो फिर आपको ना जल्दी से समझ नहीं आएगी स्टोरी। अच्छा हादी, आप कितनी जो है वो बुक्स पढ़ चुके हो अब तक? 1000 बुक्स हैं। हर वक्त बुक्स पढ़ते रहते हो? हर वक्त जो है वो किताबें हाथ में होती हैं, या फिर कोई और भी एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, कुछ और भी करते हो? ये मैं कुछ और भी करता हूँ। जब मैं थोड़ा सा फेड अप होता हूँ बुक्स के साथ, तो फिर मैं थोड़ा सा न्यूज़ भी देखता हूँ, टीवी देखता हूँ। और ऑल्सो मैं अपने वो बहन के साथ भी फुटबॉल खेलता हूँ, फ्रिस्बी खेलता हूँ मैं। अच्छा। एंड समटाइम्स मैं यूट्यूब भी देखता हूँ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। हादी ने बड़े होके क्या बनना है? हादी के प्लान्स क्या हैं? मोस्ट ऑफ टाइम मैं बुक्स पढ़ता हूँ। बड़े होके मुझे मिलिट्री में जाना है, कोई मिलिट्री डॉक्टर बनना है, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर मेरे मिलिट्री में थे, वो कोई कर्नल थे, और मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ मैं। अच्छा, तो आप बड़े होके डॉक्टर बनोगे? जी। अच्छा ठीक है। मरियम, आप हमें बताएं, अब राइटर ही बनना है, कुछ और भी शौक हैं, कुछ और हॉबीज हैं आपकी? वेल, आई एक्चुअली रन 2 पॉडकास्ट। एक जो है न्यू ट्रेंड्स पॉडकास्ट, एक लाइफ बायोलॉजी है। आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। आई हैव माई ओन बिजनेस ऑन दराज एंड एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। इसके साथ साथ आई डू फ्रीलांसिंग। सही है, मुझे वेब डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग, ये सब कुछ आता है। तो ये चीज़ें, बाकी डोमेन्स भी हैं जिनमें आई हैव एक्सेल्ड एक्चुअली। इसके साथ साथ अगर आई नो इट्स अ ऑड कॉम्बिनेशन, लेकिन आई नो मैंने म्यूज़िक भी प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस 12 सॉन्ग्स। आई नो इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑड कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें बीट्स, म्यूजिक, सिंगिंग सब कुछ मैंने खुद किया, एंड देर अवेलेबल ऑन साउंड क्लाउड, जबकि पॉडकास्ट आर अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स जो कि ऑडियो में है। तो बाकी सारी डोमेन्स आई थिंक सो मैंने चाहती हूँ कि मैं कवर करूँ, यू नो। बिल्कुल, क्या बात है मरियम, बहुत शुक्रिया। अब्दुल, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों जो हैं बड़े बड़े रोशन सितारे हैं। किताबें लिखने वाले भी मौजूद हैं नई जनरेशन में, किताबें पढ़ने वाले भी मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं। और जिस तरह मरियम इतने सारे काम कर रही है एक साथ, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, और मेरे ख्याल में हर बच्चा इस तरह से नहीं होता। बिल्कुल, हम दोनों को इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत सारी किताबें पढ़ें। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे